नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये बड़ा एकदम वाइल्ड कार्ड, एकदम अचानक पता नहीं किसके दिमाग में आया फितूर, और एकदम वो फ्लोट भी कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं फ्लोट क्यों कर रहा है। हाँ। क्योंकि वो सर्कल बहुत छोटा है जहाँ ये चीजें फ्लोट करती हैं। अच्छा। ये सच है। ये इंस्टाग्राम पे एक समय में जो इंस्टाग्राम के प्राइम मिनिस्टर थे वो जो है इंस्टाग्राम के वो भी कहीं ना कहीं उस जो कैमरा बंद करने को कह रहे थे, बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा। पवन पांडे के घर में काम करे वाली महिला 2022 में समाजवादी पार्टी नेता को वोट न दे करके बीजेपी को दिया। वो बोलिन कि हम तो बीजेपी को वोट दी ना रहा। मेन लेखा अधिकारी थे और उनकी बात को सुना नहीं गया। ये पवन पांडे जी बता रहे थे, नहीं सुना गया, उनको हटा दिया गया वहां से। और हटाने के बाद अभी महिपाल सिंह कहाँ हैं किसी को पता नहीं। अच्छा। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक बड़े बीजेपी नेता से एक कांग्रेस नेता प्लेन में मिले। प्लेन जा रहा था, पटना वटना जा रहा हो, तो बीजेपी नेता उन कांग्रेस नेता से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है सम्राट चौधरी के बारे में। भाई शासन प्रशासन स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बीजेपी का। तमंचा आगे रख दिया, बोलो करबा कि ना करबा, बाहर निकलबा कि ना, तार बेटा पढ़ो थे वहाँ, अब वहीं देख ले, इतना लोग साथ में बा। तो वहाँ भोजपुर के इलाके में तो वो कहते हैं कि हाई जे लौकता से अपने 12 बीघा में पौधीना रोपले बनी बकरिए चरे के खातिर। क्या बोल गए? पंजाब से नाता पुराना है, रिपोर्टिंग के हिसाब से जाता आता रहा हूँ मैं। ये कौन सा पुराना नाता? मुझे भी लगा झारखंड से लेके पंजाब तक रिश्तेदारी है भैया। नहीं, इस पे तो एक पूर्व गवर्नर हो गए, वो मुझसे बकायदा 20 मिनट तक बहस करते रहते ये कह के कि नो यू आर लाइंग टू मी, आप झारखंड से हो नहीं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। देखो, चंदा चढ़ावा और चाय तीनों जब तक सही से पके नहीं, हिसाब सही नहीं हो, तब तक उसमें मजा नहीं आता है। बात तो जैसे आज की चाय में नहीं है। हाँ, आज की चाय में भी ऐसा ही है। और पूरे देश में चंदा चढ़ावा की तो चर्चा चल ही रही है। चाय इतनी खराब थी 3 च हैं, चंदा चढ़ावा और चंपत। तो तीनों की चर्चा ज्यादा चल रही है उसमें। नहीं, मैं ये कह रही हूँ चाय इतनी खराब थी कि मेरी नजर इनके फीते पे पड़ गई, जूते के। सरकार कह फीता बांध लो। सरकार और राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं पुल अप योर सॉक्स, हाँ, और ये भाई कह रहा है कि लूज योर लेसेस। ये तो गजब अलग है। इसमें नहीं बांधा जाता है। मैं आप लोगों को फैशन अपडेट नहीं इसमें नहीं बांधा जाता है। इसका रीजन मैं बताती हूँ। ये जो पार्टी कवर करते हैं ना, उसमें आपको पता नहीं चलता कब दौड़ना पड़े, नंगे पैर दौड़ना पड़े, क्या करना पड़े। तो ये उन्हीं से लेसन ले रहे हैं। तो जो दिल्ली और पंजाब में वैसे भी दौड़ भाग चल रही है ना, तो ये वहीं से लेसन। नहीं ऐश्वर्या, ऐसा हाल है कि फीता मफलर बांधो, फीता ना बांधो। नहीं, हालात तो फिलहाल ये हैं कि जिन जिन पार्टियों को कर रहा हो तो हो सकता है पार्टी ने सांसद निकल जा रहे हैं। हो सकता है पार्टी ने अपने यूनिफॉर्म में ऐसे ही जूते रख दिया। हाँ, ये पहन के चलो नहीं, मफलर बांधे रहो, फीता ना बांधो। चलो अब शुरू करें फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रेडियो पॉडकास्ट, उस पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम रिपोर्टर्स ऑफ एयर। और रिपोर्टर्स तैयार हैं अपने अपने किस्सों के साथ। तो आज हम बात करेंगे, आप सारे लोगों को जानते हैं, परिचय फिर से देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सारे लोग अब इसी परिवार का हिस्सा हो गए हैं। तो हम बात करेंगे आज मंत्रिपरिषद में बदलाव को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, उस पर आप लोगों से किस्से और अंदर की बातें जानना चाहेंगे। साथ ही मंत्रिपरिषद में बदलाव एक तरह से मैनिफेस्टो भी होगा। 4-5 राज्यों में चुनाव भी आगे होने वाले हैं और चुनावों का सिलसिला है, तो उस पर भी क्या क्या, उसको निगाह में रख के मंत्रिपरिषद में बदलाव कैसा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। कौन किसकी एंट्री होगी, किसका एग्जिट होगा। कुछ लोगों का तो पता है कि ये एग्जिट होने ही वाले हैं। अब ये पार्टी ऐसी है, एनडीए की सरकार, उसमें जिसको लोग गारंटी से बोलते हैं वो चीज़ आखिरी टाइम में बदल जाती है। इसके बाद जिस पर अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले चर्चा कर रहे थे, चंदा चढ़ावा, चोरी, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुछ नाम सामने आ गए हैं, कुछ नाम पर्दे के पीछे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी नाम बढ़ते जाएंगे और ये भी कोशिश की जाए कि सबको कानून के दायरे में लाया जाए, कोई भाग ना जाए। इसके साथ ही हम भरत तिवारी एनकाउंटर, इस पर जो पूरी चर्चा हो रही है, कहें तो बवाल मचा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चर्चित भूमि घोटाले के आरोपों पर, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार, मोहन यादव और उनके परिवार शिकंजे में आ रहे हैं, यानी रडार पर हैं। और साथ ही भगवंत मान रहेंगे, जाएंगे, क्या होगा, इस पर
अमित बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। और इस बीच किस्से कहानियां सुनते सुनते आप हमें सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कमेंट भी करिए, और जो आपको आपकी इच्छाएं हैं उसको बताइए। तो आइए फिर देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि ये मुलाकात औपचारिक नहीं अनौपचारिक भी है, क्योंकि इसमें उन नामों पर भी चर्चा हुई होगी कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ऐश्वर्या, मैं लेकिन इससे पहले ना एक कॉशनरी नोट है, इस पर जितेंद्र जी भी हाईलाइट करेंगे। हर महीने होम मिनिस्टर अमित शाह की एक मीटिंग द्रौपदी मुर्मू जी के साथ होती है, क्योंकि एमएचए बहुत सारे ऐसे काम करता है जो डायरेक्टली रिलेटेड प्रेसिडेंट से होते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे प्रेसिडेंट के कंसेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो मीटिंग के अंदर हम लोगों को भी लगता है, जैसे पता चलता है ना, हमें लगता है अरे इसका मतलब कहीं कैबिनेट रिशफल की बात तो नहीं करनी गई। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ दे दी जाए। वो हर महीने मिलते हैं, हर महीने ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोग्राफ आए। और दूसरी बात, एक टाइम जो है वो सीख किया जाता है बेसिकली, कि हम ये दिन सोच रहे हैं कौन सा दिन खाली होगा, क्योंकि कैबिनेट की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति भवन में होती है। इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन उससे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी में हेडक्वार्टर में जो आ और जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग, उनको लेके जो हमें देखने को मिलता है, तो लग रहा है कि कैबिनेट रिशफल जल्दी हो जाएगा। पिछली बार 5 जुलाई को हुआ था, उससे पिछली बार 9 जुलाई को हुआ था। तो लोग थोड़ा ये भी आकलन लगा रहे हैं कि उन डेट्स के हिसाब से आप देखें, और संसद का सत्र चालू होने वाला है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस जो सब लगा रहे हैं कि शायद जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। तो जुलाई में मौसम बदलता है, मानसून आता है, तो हो सकता है कि जुलाई फिर आ रही है, तो ऐसे में फिर अटकलें। तो ऐश्वर्या ने तो बताया कि रूटीन है, हर महीने गृह मंत्री जी मिलते हैं, लेकिन हर महीने फोटो तो नहीं आती। और फोटो जारी करने के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर रही होगी कि लोग पतंगे उड़ाएं। और चूंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो उसके पहले लोग राजनीतिक पतंगे उड़ाना शुरू कर दें। संजय जी, ये हाल ऐसा है कि सत्ता पक्ष के सांसदों से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों को इस बात की दिलचस्पी है कि रिशफल हो रहा है कि नहीं। और उसमें इसलिए ये दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि तमाम जो बागी सांसद हैं उनका नंबर आने वाला है कि नहीं। कई लोगों को हम फ़ोन खटका रहे थे पता करने के लिए कि उनका नंबर आने वाला है कि नहीं, क्योंकि जो टीएमसी का खेमा है, जो बागी हो गया है, सुनने में आ रहा है कि अगर रिशफल होता है तो उसमें कोई 1-2 लोगों का नाम आ सकता है बागी खेमे से, चाहे वो काकोली दस्तीदार हों या सुदीप बंदोपाध्याय हैं, 2 सीनियर नेता हैं ये दोनों, तो उनका नाम आ सकता है। फिर इधर से संजय दीना पाटिल और बाकी लोग अपना नंबर मतलब लगा सकते हैं। तो ये आप सोचिए ना कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि यूबीटी कौन सी है, कौन सी असल टीएमसी है, या उनका जो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, स्पीकर अभी वो फैसला ले रहे हैं। लेकिन अगर जो ऐश्वर्या बता रही हैं कि हो सकता है रिशफल, और अगर आप तारीख देखें तो 1 तारीख को जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी जा रहे हैं सीशेल्स, तो 29 को वापस आएंगे। तो विंडो कौन सा बचता है, 29 के बाद वाला, और 30 और 31। तो ये 2 विंडो है, वरना फिर 5 तारीख को प्रधानमंत्री फिर विदेश जा रहे हैं। तो 5 जुलाई वाला तो शायद मामला नहीं हो, पर 29, 30 और 31 पर सब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की नजरें, और ख़ास तौर से बागी सांसदों की। और जितने बागी सांसद हैं उनकी नज़रें, तो जो दूसरे खेमे के वो भी देख रहे होंगे कि मंत्री पद के लिए इन्होंने पार्टी छोड़ी कि वाकई में ये सैद्धांतिक रूप से पार्टी से परेशान थे। तो बड़ा दिलचस्प है और सुगबुगाहट बड़ी तेज़ है। तो इसमें या तो असली पार्टी कौन है निर्वाचन आयोग तय करता है, लेकिन अनौपचारिक रूप से सरकार में शामिल हो जाएंगे तो ये इससे संदेश जाता है कि आपने इसको असली पार्टी मान लिया और अपना घटक एनडीए का बना लिया है। अरे एक नेता कह रहे थे हमें, तो क्या हुआ, उनकी पार्टी तय नहीं हुई है। जब एक सांसद है, जो सांसद है वो संसद का सांसद है, तो वो किसी भी दल का हो, अगर वो सांसद का हक है, अगर उसको मंत्री बनाया जा रहा है तो मंत्री बन सकता है। पार्टी कौन सी बाद में तय होता रहेगा। तो नेताजी जस्टिफाई कर रहे थे कि पार्टी कौन सी बाद में तय होगा। तो अमित, इसमें ये टीएमसी को लेकर के टीएमसी के कौन कौन से बागी सांसद मंत्री बनेंगे, तो इसमें आपके पास क्या खबर है अंदर की?
नहीं, इधर टीएमसी वाली बात तो मौसमी जी ने बता दी। मजेदार बात है कि दूसरे खेमे में भी जो पहली बहाली थी, पहले ट्रांच में जो लोग गए थे आम आदमी पार्टी वाले, ये बात उसमें भी 7 में से कम मैं बता सकता हूँ 3 ऐसे आमतौर पे पहले शब्द हमने यहाँ गढ़ा था टिकटार्थी, वैसे ही यहाँ पे जो है मंत्र्यार्थी। हाँ, मंत्र्यार्थी कह सकते हैं, एस्पिरेशनल मंत्रीज हैं। 3 लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2 उसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के लोग हैं, पंजाब वाले, जिनको लग रहा है कि शायद जो लॉयल्टीज चेंज किया है हमने उससे कुछ फेरबदल होने वाला है, कुछ बदल जाएगा। तो उसमें देखिए क्या नाम होता बता है। दो ही तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ, तो दोनों नाम ऑब्वियस हैं उसमें, लेकिन एक ज्यादा प्रखर रूप से सोच रहे हैं विक्रमजीत साहनी के आसपास के जो लोग हैं, उनको लग रहा है शायद सिस्टम इस बार बदल जाए। और एक तो एलिजिबल इंस्टाग्राम पे एक समय में जो इंस्टाग्राम के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो है इंस्टाग्राम के वो भी कहीं ना कहीं उस जो लिस्ट में कैमरा बंद रहेंगे। करने को कह रहे थे, बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा। नहीं, सयोनी घोष के टारगेट पे जो थे, हाँ, साइनिंग घोष के टारगेट पे भी रहे। सॉरी, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी को अच्छे से डिफेंड कर पाए, और उनका बीते हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे तो रोल अब प्रोमिनेंटली सामने भी आ रहा है कि जैसे भगवंत मान के खिलाफ उन्होंने अटैक करना शुरू किया है, तो क्या उनकी किस्मत पलटेगी और ये जो लॉयल्टीज चेंज कराने में उन्होंने जितनी मेहनत की है उसका उनको फल मिलेगा कि नहीं, या पवन खेरा होंगे, ये जो है देखना होगा। संजय जी, मौसमी ने जैसा कि बताया कि 30, 31, तो इस बार जो जून का महीना है वो 30 का है। हाँ, अरे क्या बात है, तो गाल पर हाथ धरे, यही सोच यही मैं सोच रहा था मैं बहुत। लेकिन इस बार लोगों गुस्ताखी माफ। को जुलाई फर्स्ट वीक में बड़ा काम मिलेगा सारे रिपोर्टरों को, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि जुलाई पहले सप्ताह में जो कैबिनेट रिसफल की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ा कैबिनेट रिसफल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को 7 से 8 जो हैं वो मंत्रियों को उनके बदलाव भी हो सकते हैं, नए लोगों को जो है काम मिल सकता है। जो राज्यों में चुनाव हैं, जिन राज्यों में, उन राज्यों के प्रतिनिधियों को सेंटर में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही। लेकिन एक जानकारी और भी बता दे रहा हूँ कि उस पहले सप्ताह में मैं नहीं रहूँगा दौड़ने भागने के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं किसी दूसरे मिशन पर जा रहा हूँ, सीक्रेट मिशन है, वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें जा रहा हूँ। धुरंधर की तरह। हाँ, तो एक ये स्पेशल बता रहे और कि जितेंद्र ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले रखी है, इसलिए तब तक तो नहीं वहाँ मैं रिवील नहीं करेगा रहूँगा। जब लेकिन तक जो जानकारी है कि पहले सप्ताह में बड़ी भाग दौड़ रहेगी सारे रिपोर्टरों की, सबको एक दूसरे के घरों में कौन मंत्री बन रहा है, किसका छिन रहा है, कौन नया आ रहा है, किस प्रदेश से कौन आ रहा है, ये सब चीजें रहेंगी। तो भागना दौड़ना तो खूब ये तो पड़ेगा। अब ये बता दे, नहीं, अब सब टाइम कुछ पे तो खुलासा तुम कर गायब रहोगे। देंगे, कुछ तो सीक्रेट रखना पड़ेगा ना, सब खुलासा नहीं कर देंगे। इसमें इसने खुलासा शपथ ले रखी है कि मैं तब तक इस जानकारी को प्रकट या संसूचित नहीं करूंगा जब तक ऐसा करना अपेक्षित या अनिवार्य न हो। yes. भागा दौड़ी लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हो रही है। आप वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमओएस के ट्विटर को देखेंगे, एक्स को देखेंगे, तो हर 2-3 घंटे में प्रधानमंत्री को प्रेस करता हुआ कोई वीडियो आ जा रहा है, कोई ट्वीट आ जा रहा है। तो सोशल मीडिया की भागा दौड़ी भी तेज है भाई यहाँ तो क्योंकि मतलब लोग- अद्भुत हो गया है। जैसे बंगाल का नतीजा आया है, उसके बाद जो मुखर विरोधी थे बीजेपी के और प्रधानमंत्री के और वहाँ के मुख्यमंत्री के, वो एकदम हर 2-4 घंटे में प्रेज कर रहे हैं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर को भी प्रेज कर रहे हैं, कई लोग TMC के अपने पुराने उसमें- सांसद। क्योंकि देखिए होड़ लगी हुई है, और कई लोग तो ये एक कैविएट अपने एग्रीमेंट में डलवा के आए थे कि आ रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई पद चाहिए। मुझे लगता है एमओएस मैक्सिमम बदले जाएंगे। बहुत सारे जो नए लोग आ रहे हैं, कई सारे लोगों को एमओएस मिलेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले लोग बदले जाएंगे। और कुछ बड़े जो टॉप 5 मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से 2 में मुझे लगता है चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टीम बनेगी, ये टीम 2029 है। अब इस टीम के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, और इस टीम के साथ 2029 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। ओ, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल ज्यादा युवा दिखेगा, जवान होने जा रहा है मंत्रिमंडल अब, क्योंकि जो एक एज सेट करी गई है नितिन नवीन जी के साथ, तो कई सारी लिस्ट बनी थी, जिस लिस्ट के अंदर एवरेज एज भी लिखी गई थी। क्योंकि अब आपको ये सोचना है, बीजेपी का ये मानना है कि अब आपको अगले 10 साल 15 साल का सोचना है। तो जितना ज़्यादा यंग आप लेके आएंगे, उतना ज़्यादा वो
आगे चलेंगे। और यूथ कनेक्ट जो है एक मिसिंग कड़ी है, ये बात आरएसएस भी समझ रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको कड़ी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो है, बढ़ाएंगे भी तो ना वोट बैंक को, उतने से तो नहीं चल रहा, उतना चल रहा होता तो 2024 रिजल्ट कुछ और होता। तो आपको नए लोगों को इंडक्ट करना पड़ेगा, नई थिंकिंग को इंडक्ट करना पड़ेगा, तो आपको वो चेंजेस इसमें दिखेंगे कैबिनेट के। तो कई बार वो मिसफायर भी हो जाता है, जैसे यूजीसी वाला लेके आए थे, फिर वो मिसफायर हो गया, उसमें उनको लगा कि दलितों के वोट जुट जाएंगे, लेकिन वो कई बार तीर निशाने पे नहीं भी आता है। संजय जी, इसमें ऐश्वर्या की में मैं कुछ नाम ऐड करती हूँ जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अगर देखें तो, एक तो शिवसेना को जो है इसका पूरा रिवॉर्ड मिलेगा मुझे लगता है कैबिनेट रिशफल में। हालांकि एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा है, हालांकि श्रीकांत शिंदे का नाम चल रहा है, लेकिन उसमें आप देखिए कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे वो पूरा जो परिवारवाद वाला पूरा मामला है उसमें वो अपने बेटे को ना बना के किसी और को का नाम सजेस्ट कर दे। पर एकनाथ शिंदे साहब ये जानते हैं कि श्रीकांत शिंदे ने अच्छी बैटिंग की है अपनी पार्टी के लिए यहाँ पे संसद में, और दिल्ली की जो कमान संभालनी है अपनी पार्टी के लिए, और चाहे समन्वय बनाना हो तो हो सकता है कि उनका एलिवेशन कैबिनेट मंत्री के तौर पर हो जाए। और दूसरा मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिस पर नज़र बनाए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। अब वो गाज देखिए, क्योंकि ये तो ऐश्वर्या बेहतर जानती है कि बीजेपी कभी भी जब आप इस्तीफे की मांग करेंगी तो किसी का इस्तीफा नहीं कराएगी, प्रेशर में नहीं कराएगी। लेकिन मेरा ये कहना है ऐश्वर्या कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदल सकता है, या क्या उनको ये भी चर्चा चल रही है, वो आप पुष्टि करेंगे कि उनको उड़ीसा भेजा जा सकता है बतौर मुख्यमंत्री। तो एक तरीके से होगा, उनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। अब वो अपग्रेड है कि डाउनग्रेड, ये तो मतलब सवाल लगातार है। मुझे उड़ीसा का तो बहुत कम चांस लग रहा है, मुझे पोर्टफोलियो चेंज की ज़्यादा चांसेस इस समय में जो चल रहा है वही वो हमें भी ऐसा लगता है कि उड़ीसा तो नहीं, बट शायद हाँ ये पोर्टफोलियो चेंज हो या कोई भी बदलाव हो तो उससे विपक्ष फिर ये हमलावर नहीं हो जाएगा कि इसका मतलब काम शुरू से ही गड़बड़ चल रहा था और आपने अब तक क्यों देश को झिलाया। नहीं, वो एमुनिशन तो मिलेगा विपक्ष को, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मुझे लगता है इंटरनली बीजेपी के लिए भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि आप बाकी मिनिस्ट्रीज की तरह एजुकेशन मिनिस्ट्री है नहीं, बहुत सीरियस मंत्रालय है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा संघ परिवार के लिए। और बीते 12 सालों में अगर आप देखेंगे तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, और उसमें एक राइट मोमेंट जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में आने के बाद स्ट्राइक हुआ है। क्योंकि जितने बदलाव, जब स्मृति ईरानी मंत्री थी उस वक्त कॉन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ गया था यूनिवर्सिटी स्पेसेस और मंत्रालय के बीच में, और सरकार को बहुत सारा आइडियोलॉजिकल एजेंडा इम्प्लीमेंट करवाना है, चाहे वो टेक्स्ट बुक चेंजेस हों या अपने जो पार्ट उनको लगता है कि उनकी हिस्ट्री का वर्जन था नहीं, कहीं रिप्रेजेंटेशन में नहीं था, उसको लेके आना हो, शब्दावली का बदलाव हो, ये सब कुछ हुआ है। और एनईपी सबसे बड़ा जो चेंज है, एनईपी को लागू कराना। तो आप प्रकाश जावड़ेकर का कालखंड याद रखेंगे या फिर अभी धर्मेंद्र प्रधान के समय में बीते सालों में जो चीज़ें इंप्लीमेंट हुई, तो क्या ये ज़्यादा बड़ा सवाल होगा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति अभी प्रेजेंट टैलेंट पूल में है जो जिसके पास संघ का विश्वास है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री हैंडल कर सकता है। क्योंकि ये मंत्रालय तो कम से कम यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस संघ और जो कोर आइडियोलॉजी है वहाँ की है, ऐसे रैंडमली किसी को आप नहीं भेज सकते ना इसमें ना। लेकिन अमित, पता है, एक छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है देनी चाहिए। हर गवर्नमेंट जो आती है ना, मुझे लगता है वो चेंजेस करते हैं। आप इतिहास उठा के देखेंगे, हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, और कुछ चीज़ों के ऊपर बीजेपी का ये मानना है कि भाई आप हमेशा पढ़ते हैं अकबर दी ग्रेट, तो भाई आपको बाकी और जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको भी तो फोर फ्रंट पे लेके आना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे चेंजेस जो भी एनसीईआरटी में भी हुए तो उसमें कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आप ये सब चेंजेस कैसे कर रहे हैं। बट मुझे लगता है हिस्टोरिकली भी हमने जो किताबें पढ़ी थी, नेक्स्ट जनरेशन ने शायद वो नहीं पढ़ी, जो उसका नेक्स्ट आएगा वो नहीं पढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। मोर सीरियस जॉब फॉर बीजेपी। मतलब फिर टैलेंट पूल में क्या आपको नाम दिखता है कोई जो वहाँ पे? 2-3 लोग हैं देखो जो सीरियस हैं और जिन्होंने जो अच्छा काम कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन, मुझे लगता है जिस तरीके से जीएसटी वगैरह उन्होंने उनके मंत्रालय ने जिस तरीके से उसको किया, तो वो फोर फ्रंट पे हैं। और ये नाम एजुकेशन के लिए नाम चल भी रहा है, बिकॉज जैसे अमित ने बोला कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग।
ये बहुत हैवी पोर्टफोलियो है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, तो टैलेंट पूल में 1 या 2 लोग हैं जो कि फ्रंट रो में है कि हो सकता है उनको मिल जाए। ये सारी जो पतंगबाजी चल रही है, इसमें अंकित ने भी बोला कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री बदल सकता है दूसरे राज्य का क्यों, तो कहीं महाराष्ट्र किसी और राज्य से मुख्यमंत्री को तो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बना देंगे अपने विश्वासी आदमी को। अब देखिए, ये तो ऐश्वर्या बताएंगी कि फडणवीस साहब दिल्ली आना चाहेंगे, मतलब महाराष्ट्र की कुर्सी छोड़ के, तख्त और ताज छोड़ के, और जब उनका पहले एक बारी डेप्यूटी हुए, फिर उसके बाद वापस चीफ मिनिस्टर बने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर। दूसरा नाम जो मुझे चल रहा है, मतलब वो है पंकज चौधरी का, क्योंकि पंकज चौधरी के पास अभी ड्यूअल पोर्टफोलियो है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए हैं और यहाँ पे MOS भी हैं, और यूपी में चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा ऐश्वर्या, ये चर्चा जोरों पर है कि नितिन नवीन साहब की भी एक नई टीम बननी है, जिसमें अनुराग ठाकुर से लेके इस तरह के नामों की चर्चा हो रही है। तो क्या उनको सरकार में लाया जाएगा या कुछ मंत्रियों को संगठन में डाला जाएगा नितिन नवीन की टीम में? कई मंत्रियों को संगठन में डाला जाएगा, और आप महिला रिप्रेजेंटेशन आप दोनों जगह बढ़ता हुआ देखेंगे। जनरल सेक्रेटरीज होते हैं बीजेपी में, तो जनरल सेक्रेटरीज के अंदर कुछ बड़ी महिला पॉलिटिशियंस महाराष्ट्र से उनका नाम चल रहा है। स्मृति ईरानी जी का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हो सकता है कि उनको संगठन में डालें। अनुराग ठाकुर जी का नाम चल रहा है कि हो सकता है कि संगठन में डालें उनको। लेकिन एक चीज़ और है कि शायद फुल कैबिनेट बर्थ भी मिल सकता है। तो ओवरऑल चेंजेस जो है एक्चुअली ये साइमल्टेनियस होगा। गवर्नमेंट के अंदर जो चेंजेस होंगे वो भी आपको दिखेगा कैबिनेट वालों, और संगठनात्मक चेंजेस जो होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नितिन नवीन जी की टीम के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है कि एज आपको नीचे लेके आनी है ताकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करें। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मुझे लगता है। तो यानी बहू फिर सास हो सकती है। हाँ, बहू फिर सास हो सकती है। एक बड़ी इस बात से मुझे ध्यान आई कि 2 अलायंस पार्टनर जो इस सरकार के, जो क्योंकि आप लोग तो नए पार्टनर्स के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे थे, जो घर चला रहे हैं मिलके, उनको छोड़ दिया हमने, जदयू और टीडीपी। उनकी वजह से अमित उसमें भी बड़ी वो हो रही है। अब आप लोग बताओ कि ये बड़ी चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये बड़ा एकदम वाइल्ड कार्ड, एकदम अचानक पता नहीं किसके दिमाग में आया फितूर, और एकदम वो फ्लोट भी कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं फ्लोट क्यों कर रहा है। हाँ। क्योंकि वो सर्कल बहुत छोटा है जहाँ ये चीजें फ्लोट करती हैं। अच्छा। ये सच है। ये हाँ। वो जो दायरा है ना, वो रेडियस वो 20-25 किलोमीटर का ही है, जहाँ एक जगह से छूटता है सुर्रा, वो वहीं घूमता रहता है। बट हाँ, ये चर्चा सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी बहुत ज्यादा है कि शायद ऐश्वर्या चाह रही है टॉपिक बदलो भैया, दूसरा टॉपिक चर्चा करो, क्योंकि जिसका नाम चल जाएगा वो बाद में ऐश्वर्या का बोलेगा मेरा नाम मेरा क्यों कटवाया तुमने? तुम्हारी वजह से कट गया, तुम्हारी वजह से कट गया। जदयू एटलीस्ट एक, मुझे जितनी जानकारी मिली कि एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो एडिशन चाह रही है, मतलब एक कैबिनेट या MOS कोई ऐड हो जाए। और इसी से दूसरे राज्य में, दूसरे छोर पे आंध्र प्रदेश में टीडीपी देख रही है कि अगर जेडीयू +1 होगा तो हमारा भी +1 करना पड़ेगा। और जैसे वो सिर्फ +1 पे मामला नहीं रुकेगा। वैसे टीडीपी का मैंने इंटरनली बात किया था, उन्होंने कहा देखिए हमारे लिए कैबिनेट MOS ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्राण चाह रहा है हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट का, वो भी अगर आप बढ़ा दोगे। जो आप देखते होंगे कि जितनी बार चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं उतनी बार यहाँ से 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके ही जाते हैं। तो वो उसमें भी खुश हैं। आप जेडीयू का +1 कीजिए तो फिर पता चला कि आंध्रा का जो फाइनेंशियल सपोर्ट का पैकेज है वो बहुत बड़ा करना पड़ेगा आपको। तो आरएलडी वाले भी कुछ तलाश रहे हैं क्या? तो ऑलरेडी नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वो भी +1 बोल सकते हैं। तो वो भी वही सब सारे लोग जब जेडीयू कह रही कि उनके पास तो ऑलरेडी हैं उनके कोटे में मंत्री, उनके सांसद ही कितने हैं जितना +1 करा लेंगे, एक दो जो भी हैं उसके हिसाब से। लेकिन उनको भी इच्छा तो जरूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं। चुनाव आने वाला है 2027 का, तो उससे पहले उनको भी लगता है, हम एक सांसद जो हैं उनकी पार्टी के, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो ज़्यादा खुल के तो नहीं बोल रहे थे, दबे मन से ही बोल रहे थे, क्योंकि जितनी उनकी सीटें हैं उसी के हिसाब से वो भी कह रहे थे कि अगर हमको भी एक और कुछ MOS टाइप में मिल जाएगा तो देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव, एक मैसेज अच्छा जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि आरएलडी को भी
मौका एक वो तो और दिया गया है। अभी पुराना वाला ही डिलीवरी के एक्सपेक्टेशन में लगे हाँ, हुए तो हैं। दोनों मिला राज्यसभा करके भी उनको extra मिली नहीं है। मतलब ये ऐसी कहानी है जिसका अंत ये होता है, फिर राजा ने उनको बहुत सारी दान दक्षिणा दे के विदा किया। तो कोई झोली भर के ले जाता है, कोई बर्थ लेके चला जाता है। तो इस तरह से सब लोग प्रसन्न रहते हैं। किसी को +1 चाहिए और किसी को अपना गठरी चाहिए खजाने की। अब धीरे धीरे हम शिफ्ट करते हैं और खजाने की गठरी पे ही आते हैं। चाह बदल गई है लेकिन टॉपिक नहीं बदला है। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे वो ये थी कि वो कहानी का अंत, एक सुखद कहानी जिसमें कहते हैं उसके बाद राजा ने बहुत सारे दान दक्षिणा देके और विद्वान को विदा किया। तो कुछ लोग दान दक्षिणा की थैली लेकर विदा होते हैं, कुछ लोग मंत्रिमंडल की सीट लेकर विदा होते हैं। तो सबके अपने अपने जो जैसा निगोशिएट कर ले, जिसकी जैसी ज़रूरत रहे, वैसा सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी हो जैसे इन लोगों की पूरी हो रही है। आपने अंदाज अपना अपना देखिए, उसमें एक कैरेक्टर है गोगो, आया हूँ कुछ लेके जाऊंगा। तो ये जैसे बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश वाले आते हैं तो वो इसी मोटो से आते हैं, और ज्यादातर जो अलायंस वाले होते हैं वो इसी मोटो से आते ऐसे हैं कि हम आए ही हैं। वाजपेयी जी की सरकार में जयललिता जी जब भी वो कहती थी वाजपेयी जी आपके साथ चाय पीने आ रही हूं, तो वाजपेयी जी की और पूरे एनडीए के खटक जाती थी अंदर, पता नहीं अब आके क्या मांगेगी। तो जब भी आती थी कोई ना कोई समस्या होती थी और बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी सारे लोगों को मिला के उनको विदा करके बहुत सारे दान दक्षिणा के साथ विदा करके भेजते थे। तो अब ये दान दक्षिणा वाला मैटर पूरे देश में चर्चा चल रही है। चंदा, चढ़ावा, भेंट, नजराने और गबन, इन सारे चीज़ों का एक कॉकटेल है जिस पर चर्चा अब हम करेंगे। और इस पर ये जानते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, कुछ लोग शायद बच भी जाएंगे उसमें। जैसे गांव में ऐसा होता है कि जब कोई चोर वोर आता है तो वो बदन में तेल लगा के आता है। वो इसलिए तेल लगा के आता है कि जैसे आदमी पकड़ता है वो फिसल के छूट जाता है और भाग जाता है। तो कई लोग ऐसे देह में तेल लगा के भी होंगे जो एकदम से पकड़ से छूट जाएंगे। फिर वो कहेंगे ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन अब नाम आया नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो कुछ लोगों के ड्राइवर, कुछ लोगों के रिश्तेदार, ये सारे लोग तो रडार पे आ गए हैं। अब ड्राइवर से गाड़ी मालिक तक पहुंचती है बात, या फिर रिश्तेदार से रिश्तेदार तक पहुंचती है, ये जांच का विषय है। तो इसमें अब लोग कह रहे हैं कि अगर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो तो बहुत सारे लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के कपड़े भी पारदर्शी होते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम नाम के तालिब हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ऐसे लोग तो वो आपने सटीक तो फरमाया। ये बताओ कि यूपी का मामला है और तुम यूपी की हो, अभी बताओ तुम्हारे पास क्या कहानी है पीछे की। देखिए संजय जी, ये वैसे कहानी तो बड़ी जितेंद्र भाई रखे अपने छुपाए, लेकिन क्योंकि आपने सुई मेरी तरफ घुमाई तो मैं बताती हूँ कि ये मुद्दा सियासी होने वाला बहुत बड़ी तरीके से। आप अगले साल देखिए, चुनाव भी है। हाँ, मैं किसी एक नेता से बात कर रही थी तो वो बैठे थे सांसद, तो उनको लगातार फोन आया जा रहा था, बेंगलुरु से फोन आ रहा है, फलाना से फोन आ रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद। और जैसे ही उनको फोन आता था तो लगातार एक्स पे ट्वीट पे ट्वीट, अच्छा, अरे ये कहाँ चला गया, ये 40 किलो दिया था चांदी, ये कहाँ गया, वो फलाना व्यापारी ने इतना दिया था, ये कहाँ गया, आप बताइए कि वो भी है कि नहीं है, बचा हुआ है। तो लगातार वो संपर्क में थे बहुत सारे लोगों के, जिन्होंने उनको फ़ोन किया था कि हम देना चाहते हैं, कहाँ दें। तो फिर उसके बाद एक उन्होंने जिक्र किया, एक और सांसद है जिनके पास हम बैठे थे, राजीव राय साहब, उन्होंने वो पोस्ट भी डाला एक एक्स पे, उसमें एक सोने की मूर्ति है भगवान जी की। तो बोले कि वो सोने की मूर्ति लेके आए, तो वहाँ पे ट्रस्ट वालों ने बोल दिया ये तो हम म्यूज़ियम में लगा देंगे। तो फिर वो फ़ोन किए कि राजीव जी क्या किया जाए, ये तो कह रहे हैं कि म्यूज़ियम में लगा देंगे। तो हम तो नहीं चाहते कि भगवान की मूर्ति म्यूज़ियम में लगे, हम तो चाहते मंदिर में लगे। तो वो बोले कि आप यहाँ पे चले आइए भाई, वहाँ पे बड़ा मंदिर बन रहा है, आप यहाँ सफाई में लगवा दीजिए, खूब बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे मंदिर में हम लोग लगवा देंगे। तो फिर जब उन्होंने बोला कि हम मूर्ति लेके जा रहे हैं, और कह रहे हैं कुछ वो 10-20 करोड़ की मूर्ति थी, जितने करोड़ की थी बाद में
देखा कि मीडिया में रिलीज हुआ उसका 3-4 करोड़ रुपए बता के कि 50 करोड़ की मूर्ति। बाद में ट्रस्ट वालों ने फोन किया कि चलिए हम मंदिर में ही लगा देंगे। तो अभी भी आप जब राम मंदिर जाएंगे तो एक सोने की प्रतिमा भगवान राम की वहाँ पे लगी हुई है, जो है कुछ 5-10 करोड़ की, पर उसको बताया गया कि वो 20-30 करोड़ की। तो वो लोग भी चिंता में थे कि अभी है कि नहीं है, पर भाई वो तो जड़ गई है ना, तो जड़ी हुई को तो कहाँ कोई निकालेगा। तो इस तरह की चिंता लोगों में है कि भाई, तो सपा इस बात को लेके एकमुश्त कह रही है। जब कहा गया कि भाई ध्रुवीकरण होगा, तो एक बड़े सांसद बोले ध्रुवीकरण होगा, हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाएगा मौसमी इस बारी चुनाव, इस बारी देखिएगा चंदा चोरी और चंदा चोरों को पकड़ा जाएगा और मैनिफेस्टो में सपा जो है ये बात डालेगी। बड़ी मैनिफेस्टो में बात आएगी कि चंदा चोरों को जेल भेजेगी सपा। ऐश्वर्या, ऐसे तो भगवान अनमोल है, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए भगवान का भी मोल लगा देते हैं। कुछ 10 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक का उनका रेंज चला गया है। तो इसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, चूंकि मैं भी बताऊंगा कि विश्व हिंदू परिषद के आप ही तो मिले थे। कई लोगों से 2-3 बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी ये बताया कि ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है। वो ये नहीं मानते कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। उनका ये कहना है कि भाई जो आरोप लगाने वाले लोग थे वो तो ये कह रहे थे ये सामान गायब हो गया, चांदी के सामान थे, चांदी की ईंटें थी, सोने का ये था, हार था, ये तो गायब हो गया। अब धीरे धीरे वो मिल रहा है। उनका कहना है कि जब गायब हुआ तो मिला कैसे। अब आरोप लगाने वालों ने कहा कि वो दिया तो गया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को, तो ये विश्व हिंदू परिषद की प्रॉपर्टी है कारसेवकपुरम, वहां से कैसे बरामद हो रहा है। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई ऐसा है कि आलू डाला सोना निकला, तो जब यहां दिया गया तो वहां कैसे पहुंचा। तो इसका भी जवाब था। उन्होंने कहा कि देखिए वहां तो मंदिर बना है और विश्व हिंदू परिषद का और ट्रस्ट का ऐसा कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां स्ट्रांग रूम हो। तो स्ट्रांग रूम यहाँ है कारसेवकपुरम में, सारा सामान स्ट्रांग रूम में रखा है। उसको सोने के चांदी के चीजों को हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। अब जब स्ट्रांग रूम में रखा है तो ना आरोप लगाने वालों ने स्ट्रांग रूम खुलवा कर देखा, ना मीडिया ने देखा। सब लोग ऐसा बोले कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। फिर बाद में पता चला कान तो यही है। तो अब इनका यह कहना है कि सारी चीजें सुरक्षित हैं, लेकिन उस पर ये कुछ नहीं कह रहे कि जो रोज जेबें भर भर के ले जा रहे थे मिश्रा जी और टिन्नू जी और पिन्नू जी, वो सारे कैसे ले गए। आपकी चील के घोंसले से मांस उड़ा के ले गए लोग। इनको पता नहीं, ये कह रहे तो अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा तो होगी, आप उसमें ठीक है, आप अपने रसूखों के और चीजों के सबूतों के और जांच के और इनके दबाव के प्रभाव के बल पे आप, या जांच सही है गलत है वो तो जांच होगी, लेकिन आप इन सारी चीजों का जवाब फिलहाल इनके पास नहीं है कि वो आपका करीबी, आपका नाक का बाल, वो जेबें भर के जा रहा था गणना में। भाई एक आदमी के पास वो गणना रूम की चाबी कैसे थी, किस हैसियत से वो चाबी लेके घूम रहा था। चंपत राय जी के पास चाबी होती तो समझ में आता, महासचिव हैं, फलाने हैं, ढिमकाने। आज ही सुबह टिन्नू यादव, उसके पास चाबी कैसे थी, आरोप था। इसकी जांच अब होगी तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये तो भी चिनगारी है जितेंद्र, अगर इसमें सही से इसको मिल गया तो पलीता है। और पलीता का मालूम है, एक जगह आग लगाई जाती है, 3 किलोमीटर दूर बम फटता है। तो अब ये बम कैसे फटेगा, ये आप भी बताओ। नहीं, इसके बारे में आज सुबह ही हमने जो सबसे पहले आवाज उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ हॉस्टल में भी रह चुके हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, पवन पांडे है जी। उनसे सुबह ही मैंने बात किया, 25-30 मिनट बात किया हमने उनसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के। तो हमने उनसे पूछा कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में है उसके अलावा आप बताइए कि क्या है और क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा एक सरसरी निगाह में कि FIR दर्ज हुई 8 लोगों के खिलाफ और अन्य, ये सारा चीज़ आपने देखा। जो FIR दर्ज हुई उस FIR में तो वैसे नाम हैं जो कि प्यादे हैं, कुछ है ही नहीं। जो मेन लोग हैं उनको उस FIR में तो कहीं नाम आया ही नहीं। उन्होंने ये सवाल किया, बताया कि सबसे पहले 2021-22 में एक व्यक्ति ने, महिपाल सिंह, बोले उसकी जो शिकायत थी उस पर क्यों एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि महिपाल सिंह ने ये सवाल खड़ा किया था कि जो गड्डियां बनती हैं
गड्डियां बनती हैं, उन गड्डियों को ले जाने वाला जो होता है यहाँ से जब ले जाता है तो वहाँ कम कैसे हो जाती। सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे को क्यों नहीं दिखाया गया, बाद में डिलीट क्यों कर दिया गया। ये महिपाल सिंह ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, जो कि मेन लेखा अधिकारी थे, और उनकी बात को सुना नहीं गया। ये पवन पांडे जी बता रहे थे, नहीं सुना गया, उनको हटा दिया गया वहाँ से। और हटाने के बाद अभी महिपाल सिंह कहाँ हैं किसी को पता नहीं। अच्छा। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। उनकी बात को क्यों उस समय सरकार ने या फिर किसी ट्रस्ट की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया, FIR उस समय क्यों दर्ज नहीं की गई। हम लोग यही मुद्दा लगातार उठाते रहे। उन्होंने तो एक ऐसी बात कही, मतलब चौंकाने वाली बात, कि पब्लिक सेंटीमेंट की बात उन्होंने कहा। उन्होंने अवधि में, मतलब पूरी बात अवधि में ही वो कर रहे थे। बताएं जितेंद्र भैया, अब हम लोग तो साथ ही पढ़े हैं। दिक्कत ये है कि हमारे घर वाली एक मतलब महिला रही, 50-50 रुपया कहें कि हर एक बार हमारे पति जब जात रहे उनके साथ जाई और 50 रुपया चढ़ावा के लिए, 50 रुपया पर जितनी बार जाते थे 50 रुपये चढ़ा दिया। तो बोले ये भाई उसका हिसाब अब को दे हिसाब, कौन हिसाब देगा कि पैसा हमारा कहाँ गया। हमारी गाढ़ी कमाई का गरीब आदमी है, कम पैसा, लेकिन भगवान को लेकर के आस्था है, उन्होंने पैसा चढ़ाया। बोले कि वो महिला ये बता रही थी कि भैया हम तो 2022 में, मतलब उनके घर में काम करे वाली महिला, पवन पांडे के घर में काम करे वाली महिला 2022 में समाजवादी पार्टी नेता को वोट न दे करके बीजेपी को दिया। वही बोलिन कि हम तो बीजेपी को वोट दी ना रहा। बताइए। तो मतलब इस तरीके का माहौल, सेंटीमेंट बना हुआ है। ये बता रहे थे पवन पांडे, कह रहे थे इसका इफेक्ट 2027 का चुनाव जो होगा ना, उसमें बहुत बड़ा पड़ने वाला है। मौसमी ने भी बताया कि समाजवादी पार्टी तो बोल रही कि हम अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें लेकर के आएंगे, उसको नोट करेंगे कि किस तरीके की घटना हुई। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह इस बात की चर्चा, हर जगह सोशल मीडिया, लोगों में, घरों में हो रही है। तो ये घर घर तक बात पहुंच चुकी है। तो अब एक्शन जो है बड़े लोगों पर कब होगा ये देखना होगा। ये भी बात जो इसमें जितेंद्र ने बताया कि सारे पिद्दी प्यादे हैं, जो सारे लोग गिरफ्तार, लेकिन यही मुझे लग रहा है कि बेस हैं जांच के, यही बताएंगे, पलीता यहीं से शुरू होगा, फिर बम कहाँ जाके फटेगा ये देखना है। क्योंकि वो एक शेर है कि वही बात उनको सबसे नागवार गुजरी है जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था। तो जो पर्दे के पीछे से बंदूकें छोड़ रहे हैं उनको भी, अब जैसे मैंने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से पूछा, उन लोगों से कि कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं इसको, आगे चुनाव भी आने वाले, उन्होंने कहा नहीं सेटबैक नहीं है, ये तो हाँ ये तो अग्नि परीक्षा है। हमने इतनी बार अग्नि परीक्षा दी है, हर बार सफल होके आए हैं, इस बार भी सफल होके आएंगे। नहीं तो चोरी की अग्नि परीक्षा देनी है या आरोपों की अग्नि? आरोपों की अग्नि परीक्षा। इन्होंने कहा 1984 में जब हमने राम रथ यात्रा निकाली थी तब भी लोगों ने कहा था हिंदू मुस्लिम भिड़ाने की साजिश है, और उस समय भी हम बेदाग बाहर निकले थे। हम सोचे कि कुछ मीटिंग फीटिंग तो भी कैंसिल होगी। मैंने कंक्लूजन ये किया कि चलिए भाई अग्नि परीक्षा के आपदा में अवसर है, इससे भी उन्होंने कहा कि ये जांच वांच होगी और सारी चीजें जहां बदलाव की जरूरत होगी वहां बदलाव होगा, चीजें बदलेंगी और सही दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी। हम पूछ रहे हैं, ये तो उनका औपचारिक वर्जन है, हम ये कह रहे हैं उनसे पूछिए आप कि जो मीटिंग अयोध्या में रखे थे वो काहे कैंसिल कर दिए? उसका भी जवाब दिया बहुत अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने एक तो उनसे पूछा कि भाई ये आप इसको कितना बड़ा अपराध मानते हैं? ये तो आप लोग कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं सामने कि ये जो श्रद्धालु लोग हैं उनकी श्रद्धा के साथ विश्वासघात है, धर्मद्रोह है। चंदा चढ़ावा और चोरी पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, अंदर के किस्से कहानियां, अंदर की बातें आती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक हम भी चाय पिएं और आप भी चाय पीजिए। ये कहानी है दिल्ली के एक भीषण अग्निकांड की, जब एक सिनेमा हॉल एक गैस चैम्बर में बदल गया। एसी की वेंट से धुआं अंदर आया और 59 लोगों की जान चली गई। क्या हुआ था उस दिन? हादसे में अंदर का मंजर क्या था, और हादसे के 39 साल बाद हमने क्या सीखा? इस हफ्ते स्टोरी बॉक्स में सच्ची कहानी उपहार सिनेमा अग्निकांड की देखिए मेरे साथ सिर्फ आज तक रेडियो पर। चंदा चढ़ावा चोरी पर अब रिपोर्ट तो आ गई है, अंतरिम रिपोर्ट,
लेकिन अंतिम रिपोर्ट तक ये कैसे चीज़ें चलेंगी या बीच में डाइवर्ट होंगी, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र अपनी सीक्रेट डायरी में से बताएंगे कि आखिर ये रिश्तों की बेल कहाँ तक जाती है। सिर्फ बेल नहीं, विश्व बेल। सीक्रेट डायरी वैसे वहाँ से तो नहीं मिली है, हमने खुद बनाई है। अरे वाह। ये डायरी है, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। एक्चुअली क्या है कि जिन 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और बहुत सारे अननोन है अभी उसमें, 8 लोगों में से जो सबसे बड़ा उसमें से अनुकल्प नाम आ रहा, अनुकल्प मिश्रा। जब हमने बात किया लोगों से वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि अनुकल्प मिश्रा जो है, जांच जब चल रही थी उसी दौरान ऐसा कैसे हो सकता है कि गोबर के ढेर से 20 लाख रुपए मिल जाए, वो लोग छुपा रहे थे। गोबर में भाई गोबर के ऐसा है ढेर जो में, भारतीय कूड़ा नहीं होता है। हाँ, भारतीय ज्ञान ये कहता है कि गोबर में लक्ष्मी का निवास है, तो वहीं रख ले रहे तो ये लक्ष्मी। कोशिश उनकी यही थी, लेकिन गोबरे से लक्ष्मी प्रकट हुई। लेकिन उनके ऊपर एक्शन जब होना शुरू हुआ तो ये पता चला कि अनुकल्प मिश्रा, उनके रिश्तेदार दूसरे, डायरी में हमने उनका नाम नोट किया है, लवकुश मिश्रा, जो कि अनुकल्प मिश्रा के बहनोई हैं, और उनके ससुर ने उनको वहां पर रखवाया था। और इनकी डॉक्टर सबसे बड़ी अनिल बात मिश्रा है- से भी रिश्तेदारी है। यस, अनिल मिश्रा से भी रिश्तेदारी। तो आप देखिए कि किस तरीके से रिश्तेदारियों का और किस तरीके से पूरा माहौल बना, और वहां पर एक दूसरे का रखा गया। टिन्नू यादव, जिनकी बात आ रही सबसे बड़ी भूमिका, चंपत राय के कभी ड्राइवर थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, और गाड़ी चलाते चलाते इतनी दूर लेकर के चले गए कि पैसा ही चंपत कर दिया। बताते हैं कि चाबी उनके पास रहती थी जहाँ पर पैसे गिने जाते थे वहाँ की, इसके साथ साथ जो दान पात्र होते थे उसकी चाबी रहती थी। इस तरीके की जानकारी ये सब मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुकल्प मिश्रा के साथ साथ जो दूसरे उसका बहनोई है लवकुश, उसके यहाँ से भी 10 लाख रुपए। तो ये सारी चीज़ें मिलना, यहाँ तक की जानकारी मिली है, सीक्रेट जानकारी, कि लोग पैसा जब चोरी करते थे तो चोरी करने के बाद उसको बाथरूम में, फ्लश में, पॉलीथीन झिल्ली में उसको बांध करके और उसको रखा जाता था, फिर फ्लश में उसको छिपाते थे, फ्लश टैंक में। फ्लश टैंक में, और उसको लेकर के बाद में जब घर की तरफ जाते थे तो उसको लेकर के जाते थे। तो इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। ये सारी जानकारी वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के जो नेता हैं, वो सब जो है एक दूसरे को बता रहे हैं। बड़ी चर्चा चल रही है। और दूसरा, सुभाष श्रीवास्तव, वो भी FIR में है, गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका नाम आ रहा है क्योंकि काउंटिंग पैसा, वो बैंक के ऑफिसर पहले रहे हैं, वो पैसा जो वहाँ पर गिना जाता था, उस पैसे को गिनने के टाइम में उन्हीं की देख रेख में सारा चीज़ होता था। वो कैसे गायब हुआ? मनीष यादव, जो ये सब लोग हैं, कोई मनीष यादव रमाशंकर यादव से जुड़ा हुआ है, जो अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा, वो एक दूसरे से रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी चाचा भतीजा आकर के जुड़ गए। तो ये एक तरीके से देखने वाली बात थी, और इसको लेकर के अयोध्या के लोग काफ़ी व्यथित हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में कि इस तरीके से कैसे हो गया। उनका जो लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं, चढ़ावा अपना देते हैं, और वो चढ़ावा अगर चला गया तो पब्लिक यही बोल रही है। कई लोगों से, एक गाड़ी में बैठा हुआ था अयोध्या का वो ड्राइवर था, हमारे साथ गाड़ी चला रहा था, उसने बोला कि देखो भैया, पैसा हमारा चला गया ना। लेकिन जो आम जनता आरोप लगा रही है, मारते का तो हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने की जीभ कोई नहीं पकड़ सकता, तो उनको आप कैसे पकड़ेंगे? जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पाई पाई का हिसाब दो, ये बताएंगे कैसे पकड़ेंगे? कि बहुत नेता जाके वहां पे प्रमाण दे। दो तीन चीज मैंने इसके बारे में स्पेशली पता अब तक किया जिन्होंने है। दर्शन नहीं किए वो भी दर्शन करने जा रहे हैं रामलला के। ये ना बड़े एक मुझे इसमें बड़ा काउंटर नैरेटिव जो करने की कोशिश हो रही है कई लोगों द्वारा, वो बैकफायर करेगा। काल नेमी बोल रहे हैं कि मजे ले रहे हैं, अभी जिन्होंने चंदा भी नहीं दिया वो पूछ रहे हैं कि चंदा चोरी कहाँ हुई। ये सब नहीं चलता है देश में। जो टैक्स नहीं देता है डायरेक्टली, क्या वो सरकार से सवाल पूछने का राइट नहीं रखता है? माचिस भी खरीदता है तो हिंदू हैं, हिंदुओं की आस्था है, पूछेंगे सवाल। नंबर 1। नंबर 2, जो ऐश्वर्या कह रही थी कि 15 दिन में नैरेटिव चेंज हो जाएगा, इस एनालॉजी से मैं थोड़ा अग्रीमेंट रखता हूँ। थोड़ा क्या रखता ही हूँ अग्रीमेंट। वजह क्या है? आप देखिए,
कि इस पूरे पिक्चर में जो चेहरा प्रोमिनेंटली पब्लिक नैरेटिव में चल रहा है और उसको कोई काउंटर नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन का चेहरा अखिलेश यादव भी बन सकते थे इसमें, लेकिन संजय सिंह बने और उनको क्रिटिकल काउंटरिंग उनकी नहीं हो रही है। नहीं तो आमतौर पे जिस तरह से सोशल मीडिया लिंचिंग होती है नैरेटिव वॉर में, वो इस बार नहीं दिख रहा है। और अचानक से बीते 3-4 दिनों में संजय सिंह का चेहरा पैरेलली चलाया जा रहा है सभी न्यूज नेटवर्क्स पे। इसका मतलब है कि कुछ तो ऊपर भी एक सिग्नल है कि ये जो भी हुआ है इसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो कल जो है मैं पूछ रहा था उनसे कि एसआईटी वाले मामले में, क्योंकि दस्तावेजों को लेके बड़ा चर्चा हो रही थी कि भाई 13 हैं कि 11 हैं कि 12 हैं, तो मैंने उनको पूछा फोन पे, उनका देखो यार वो को रिलेशन में डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमने वो डॉक्यूमेंट निकाल के दिया है। और इनका तो एसआईटी का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उनके हिसाब से, संजय सिंह के हिसाब से बहुत नैरो है कि अभी कैश कलेक्शन पे ये प्रॉपर्टी का मामला तो अभी इन्होंने शुरू किया ही नहीं है। जहां पे ये आरोप लग रहे हैं कि कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है बना गया, कोई जिसकी सैलरी जो है 25-30 हजार थी, उसकी लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है। तो वो सब भी एंगल, अभी तो अपोजिशन भी अपना मसाला तैयार कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि विस्फोट हो गया है और ये विस्फोट बड़ा हो गया। तो वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का जो डायमेंशन है वो कैश कलेक्शन से, चंदा चोरी के जो आरोप हैं उससे बढ़ के प्रॉपर्टी जिन लोगों ने बनाई है उसके भी जांच हो, नंबर 1। नंबर 2, नैरेटिव वॉर में भी विक्ट्री होती हुई दिख रही है। हो सकता है सरकार भी चाह रही है ये हो। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि जाऊंगा मैं, हाँ जाऊंगा, जाऊंगा। वो गए भी, आज वो वहां घूम रहे हैं अयोध्या में, जगह जगह जाके जो पंडित हैं और साधु हैं उनसे मिलेंगे। उन्होंने क्या, बहुत टाइमली इंटरवेंशन था वो, उन्होंने कहा एसआईटी की फॉर्म हो गई। पब्लिक नैरेटिव में क्या था, एसआईटी फॉर्म हो गई, सब हो गया कि भाई अब इन्वेस्टिगेशन होगा। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी कलई उसमें खोल दी, लूप होल निकाल दिया, ये डाल के कि भैया एफआईआर ही नहीं हुआ है तो एसआईटी करेगी क्या, एफआईआर तो रजिस्टर कराइए आप। और कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या शाम में, और कल ही जो है ये खबर आ गई कि एफआईआर हो गई है और ये लोग नामजद हैं। और अब हम पूरब की यात्रा पर हैं, तो अब यूपी से सीधा सरक जाते हैं बिहार में। भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहा जा रहा है कि भरत तिवारी चूंकि सरकार की जो लूप होल्स हैं सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं के, उनको उजागर करते थे। हालांकि उनकी जो भाषा शैली थी वो बड़ी आक्रामक थी, जो इन सारे लोगों को नागवार गुजरी। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें, तो संसद सत्र में और बाकी सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया है। तो इसमें पीछे का क्या वजह क्या है, एनकाउंटर क्यों करना पड़ा, तो इसमें क्या जानकारी है? देखिए संजय जी, इसको लेकर के कई तरीके की बातें हो रही हैं, जो कि हमने लोकल वहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत किया तो उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई। इनकाउंटर को लेकर के कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, उसकी जांच चल रही है। लोगों का यही कहना है कि जांच के बाद ही सारी चीज़ क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया की भौगोलिक स्थिति समझना होगा। सबसे उन्होंने यही सारी जानकारी बताई। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा एरिया है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर जुड़ते हैं। और वो एक नदियों का एक तरीके का संगम है, जहाँ पर बालू का खनन भी होता है। वहाँ पर नदियाँ जब आती हैं तो गांव को साफ़ कर देती हैं। वहाँ पर जब स्थिति ऐसी होती है कि क्रिमिनल्स जो हैं, लोकल क्रिमिनल्स वो हैं, वो बहुत एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। कभी इधर से सामान लेकर के उधर पहुँच गए, उधर से लेकर के इधर पहुँच गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पर, जैसे हथियारों की जो बात चल रही थी, कि वो अपने हाथों में तमंचा लेकर के लोग घूमते हैं। वहाँ का मतलब इस तरीके का एक सिचुएशन बन जाती है। वो जानकारी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो दे रहे थे, ऐसा हमको बता रहे थे। तो उन्होंने बोला इनके बारे में, भरत भूषण तिवारी, इनके बारे में बताया कि आखिर हुआ क्यों ऐसे। और इनकाउंटर उनका आपने फेसबुक लाइव भी देखा होगा, जब ये पूरा चल रहा था, बहुत लंबा लाइव हुआ, पूरा कन्वर्सेशन आपने देखा, यही वायरल है वीडियो। जो वीडियो वायरल है वहाँ तक तो सबकी नज़र पहुँच रही। एक वीडियो है जिसमें पुलिस के सामने वो तमंचा रख देते हैं, फेंक देते हैं, फिर पुलिस चारों तरफ घेर लेती है। दूसरा वीडियो है जिसमें ये पता चलता है कि अब उनकी माँ समझाते हुए, तो उनके बारे में जो वरिष्ठ पत्रकार वो बता रहे थे कि भरत तिवारी जो हैं वो बहुत ही एग्रेसिव किस्म के थे, और उस एरिया में
वो काम करते थे लोगों का, चाहे चापाकल लगवाना हो उसके लिए सरकार से भिड़ना, लोगों के लिए वहाँ सड़कें वो बनाना हो। जहाँ पर इनकाउंटर ये लोकेशन हुआ है वो जो मेन उनका गांव है उससे बॉर्डरिंग एरिया पड़ता है, जमनिया जगह है एक, वो जमनिया, उस जगह में उस गांव के बारे में जो लोकल लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 20-22 दिन पहले ही वो गांव तैयार हुआ, क्योंकि वो बाढ़ में बह गया था। तो दोबारा जब भी उस एरिया में क्या होता, बाढ़ में जब गांव बह जाते हैं तो दोबारा से उसको, तो उसी गांव के लिए वो इस तरीके का तैयारी कर रहे थे कि यहाँ पर उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ हो। और एक उनका ट्रेंड था कि गुस्से में आ जाना, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे भिड़ जाना, ये करना, पब्लिक किसी से भी, ये भरत तिवारी का वो था मामला। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इनकाउंटर को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, यहाँ तक कि हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अश्विनी कुमार चौबे, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत इनकाउंटर हुआ। इसका इफेक्ट बिहार में तो पड़ ही रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसका इफ़ेक्ट चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए दोनों लोग जो हैं, जहाँ विपक्ष इसको सवाल मुद्दा उठा रहा है तो सत्ता पक्ष और बीजेपी सशंकित है इस बात को लेकर के किससे नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं और वहाँ पर इसका पॉलिटिकल इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात मौसमी कि जो जितेंद्र बता रहे हैं, तो मैं चूँकि बिहार में मेरा जन्म हुआ तो वहाँ वो जो इलाका है वो गंगा और घाघरा का दोआबा टाइप है, जिसको दियारा बोलते हैं, जिसमें नदी के पेट की, मतलब बाढ़ के समय वो सिंचित होने वाला इलाका है, पानी भर जाता है। वहाँ पर गंगा पार करके या घाघरा पार करके अगर कोई वारदात हो गई, खेतों में मारपीट हो गई, ये सब होता है वहाँ। माओवादियों का वहाँ एक टाइम में बहुत ज़बरदस्त वो था। जितने जमींदार थे सारे माओवादी हो गए थे, क्योंकि लाल झंडा रहेगा तो कोई कब्जा नहीं करेगा आपकी ज़मीन पे। 200 300 एकड़ ज़मीन है और वो लाल झंडा लेके और कम्युनिस्ट पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। तो वो था वहाँ पे। अब धीरे धीरे चीज़ें बदली, लेकिन वहाँ अगर कोई वारदात हो गई, आपस में कुछ क्लैश हो गया, तो पुलिस को पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। तो लोग अपने अपने हथियार लेके और अपनी सुरक्षा के लिए वो रखते हैं। लोग लाइसेंसी भी रहते हैं, बिना लाइसेंसी भी रहते हैं, खुद निपटाने वाला खुद ही निपटा लेते हैं। पुलिस जब आती है तो खाली FIR दर्ज करती है और जांच करती है, गिरफ्तार करती है। और इनका ये भी कहना है कि क्या होगा, 10-20 साल जेल में रह लेंगे, जमीनियां तो रही। जी जी। तो वो ये कॉमन है फेनोमेना वहाँ का। और दूसरा, मैंने जो अपने मित्रों से बात की कि आखिर क्या, तो उन्होंने कहा कि देखो सरकारी अफसरों से, मतलब बहुत ढीठ किस्म के होते हैं वो, उनसे काम करवाना आसान नहीं होता है। तो ये दबंगई से कराता था, हड़का के, गरिया के, फरिया के, सब तमंचा आगे रख दिया, बोलो करबा कि ना करबा, उसमें एक बात है, बाहर निकलवा कि ना, तार बेटा पढ़ो थे वहाँ, अब वहीं देख ले, इतना लोग साथ में बा। तो वहाँ भोजपुर के इलाके में तो वो कहते हैं कि हाई जे लौकता से अपने 12 बीघा में पौधीना रोपले बनी बकरिए चरे के खातिर। क्या बोल गए लोग, मतलब इतनी ऊंची ऊंची छोड़ते हैं वहां पे। क्या अगर बकरी आप चरने लगती हाँ है? नहीं, वो ये कहते हैं कि यहाँ से जहां तक तुम्हारी निगाह जा रही है, हाई जे लौकता से सब अपने बा, अपनी ही जमीन, हमारी अपनी जमीन जमीन। है। अच्छा, 12 बीघा में पौधीना रोपले बनी बकरिए चरे के खातिर। अच्छा, कि बकरी चरने के लिए 12 बीघा में तो पुदीना है, गाय भैंसों के लिए कितना चारा कहाँ रखते हैं। तो जो दिखाई दे रहा है, जहां तक निगाह जाती है, हमारा वो सब साम्राज्य, अपना ही साम्राज्य, सब अपना साम्राज्य। तो दबंगई से काम कराना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि वो दबंगई से कराता था और कोई ऐसा नहीं। उनका ये कहना कि बाढ़ में जैसे गांव बह गए, उनका पुनर्वास कराना है, सरकारी उससे तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। ये हड़का फड़का के ना करेबा तो इतना दिन के अल्टीमेटम बा, ना करेबा तो देख लिया जाए। तो ये सब था। और थोड़ा गाली गलौज वाला आदमी भी, दबंगई वाला और आक्रामक, सीधे विद इन कोट यही कह सकते हैं कि आक्रामक अंदाज था उसका, जो राजनेताओं को भी और प्रशासन को भी, शासन और प्रशासन दोनों की आंखों में चुभता था वो। तो इसलिए हो सकता है कि इनकाउंटर कराया हो। नहीं, उसमें ये मैं संजय जी उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। मनोज कुमार हैं जो सांसद है सासाराम के, कांग्रेस के, तो हम उनसे मिलने गए थे कि भाई क्या है, क्योंकि लगातार ये हो रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं
और उसका असर यूपी में दिखेगा अभी, क्योंकि एक तरह से कि ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। तो जो हिंदुत्व की फेरी है बीजेपी की कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो ये मुसलमानों की बात नहीं है, अब ब्राह्मण भी निशाने पर है, इस तरह की बात चल पड़ी है। तो मनोज कुमार मुझे लगा कि वो कहेंगे कि हाँ ये तो मतलब ज़्यादा समर्थन नहीं करेंगे, तो वो इनकाउंटर को लेके कह रहे थे ये तो मर्डर है। और वो उनके बारे में बता रहे थे कि वो जो युवा था मौसमी, मैंने कई लोगों से बात की क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से सटा हुआ है और उनकी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, खुद भी वो दलित समुदाय से आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि 2-3 युवा जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि भाई वो सारा दलितों का ही काम कराते थे, सारे गरीब गुरबे जितने लोग हैं उनसे उनकी हक की लड़ाई लड़ना। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण नाराज़ है मौसमी, वो पूरा दलित समुदाय बहुत आहत है, क्योंकि वो बता रहे थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे सारे, कई किसी को ज़मीन दिलाना हो या जल, और अभी लेटेस्ट उन्होंने जल नल वाली योजना पर आक्रमण करना शुरू किया था, हर घर जल वाली जो योजना है उसको लेके सरकार को घेरना शुरू किया था, क्योंकि वो गरीब एक कॉलोनी थी, वहाँ पे पानी नहीं था, तो उसको लेकर भी लगातार वो कर रहे थे। और इसी के चक्कर में बहुत ग्रामीण लोग जो हैं वो विरोध से ब्राह्मण नहीं कर रहा है, पूरा गांव के गांव विरोध में उतर आए हैं। और इसीलिए सम्राट चौधरी, अब सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार का उनको आशीर्वाद मिला था, वो चॉइस हुए क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन पर हाथ रखा था, क्या उनके लिए ये मुश्किल घड़ी है? क्योंकि एक बड़े बीजेपी नेता से एक कांग्रेस नेता प्लेन में मिले, प्लेन जा रहा था, पटना जा रहा हो, तो बीजेपी नेता उन कांग्रेस नेता से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है सम्राट चौधरी के बारे में? भाई शासन प्रशासन स्ट्रांग पॉइंट होता है बीजेपी का। तो और ये अकेली घटना नहीं है, बेगूसराय में एक बहुत ही जघन्य रेप हुआ है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है, निर्भया के तर्ज पे। तो वो भी तो उन्होंने बोला कि बीजेपी नेता थोड़े सख्ते में थे, उन्होंने बोला कि आज सम्राट चौधरी के ऊपर आएगा, तो वो कांग्रेस नेता बोले कि मुझे लगता है क्या बदलना चाहिए, पर इतनी जल्दी आप बदलेंगे तो वो भी ठीक सिग्नल नहीं है ना। ये है कि बैकफुट में बीजेपी इस पूरे मामले को लेके और सिचुएशन जो चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको लेके बिहार में है। ये ज़मीन का ही मामला है। और जो मेरा आकलन है कि ये जो लड़ाई थी ना शासन की और तिवारी की, ये मतलब सरकारी योजनाओं में सरकारी अधिकारी खाने से बाज नहीं आ रहे थे और ये धमकाने से बाज नहीं आ रहा था, तो इसी पर ये सारा हंगामा हुआ। वो लगातार खाते थे, ये लगातार धमकाता था। मेरी बिहार में एक्टिविस्ट था ना संजय जी, बधमकाने की क्या बात है, आप खुद जा रहे हैं। बिना धमकाए काम नहीं होता ना। वही तो भाई, बिहार में क्या काम अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, और टेढ़ी से भी ना निकले तो पीपे को तपा दो तो घी अपने आप निकल जाएगा। तो घी को टिन को तपा ही देता था। इसमें मेरी 2-3 लोगों से बिहार में बात हुई, तो सम्राट चौधरी जो है, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इलाका है ना, इसमें पिछले कई दिनों से अब टूर इन्होंने किया, इन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि भाई कंपैरिजन सीधे नीतीश कुमार की गवर्नेंस से हो रहा है, तो उनकी कोशिश यही है कि इसको जितना कंटेन किया जा सके उतना जल्दी कंटेन किया जा सके। और मुझे नहीं लगता कि बदलने की बात है, लेकिन हाँ 6 मंथ्स ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या स्थिति को आप कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन रिपोर्ट्स सीएमओ ने मंगवा ली हैं, एग्जैक्ट क्या हुआ वो भी मंगवा ली, और आगे ऐसा ना हो इसकी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वरना सीधे जो लाइमलाइट है वो सम्राट चौधरी पर पड़ेगी। उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल्स भी किए। तो ये खाने और धमकाने के बीच मतलब बहुत सारे गैप भी है, इसमें ग्रे एरिया भी है। जवनिया गांव की जो चर्चा कर रहे थे जितेन भाई, उसमें एक वीडियो है कि वो खुद भरत तिवारी कह रहे हैं कि भाई प्रशासन वाले कह रहे हैं कि ये गांव आके ढहा देंगे, गिरा देंगे, घर ढहा देंगे। तो कैसे ढहा दोगे देखते हैं, जब तक बनाओगे नहीं तब तक इसको हटाओगे कैसे? वही नदी अपना रुख बदलती है और वैसी वाली स्थिति। एक और वीडियो है जिसमें वो छत के ऊपर से गोली चलाता हुआ भरत तिवारी उसमें दिख जाएगा आपको। वो पुलिस वाला वहां से हट जाता है तो गोली लगती नहीं है। उसके बाद का संभवतः सीक्वेंस है जहां पे बंदूक फेंक दिया, और उसी वीडियो में एक और फायर होता हुआ दिख रहा है। तो उस बंदूक फेंकने के बाद
एनकाउंटर हुआ, ये सवाल है। और मजे की बात, मजा क्या कहेंगे आप, इसको देखिए कि किस सिचुएशन पे पूरा सब कुछ आ गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष, बिहार का पूरा जो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री है, सब वहाँ पे घर पे पहुँच रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और व्यवस्था भी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन गाड़ी कहाँ इतनी, हर कोई अगर चाह रहा है कि जस्टिस हो, तो गाड़ी अभी तक तेज रफ्तार में दौड़ क्यों नहीं रही है, ये सवाल भी है। यस, सही में ये भी मतलब जमीन को लेकर ही मामला है कि वो नदी के पेटे की जमीन और जमीन पर बसाओ, और जाए एक जमीन हथियाओं का मामला भी मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में है, जिसमें मुख्यमंत्री भी रडार पर हैं, उनके रिश्तेदार, पूरा वंशावली लोगों ने छाप दी है कि किन किन लोगों को फायदा मिला है और वो लोग मुख्यमंत्री से और बाकी लोगों के कैसे जुड़े हुए हैं। कम से कम उनके परिवार के बारे में तो पता चल गया कि कितना तो ये बीजेपी के लिए बड़ा परिवार, मतलब बहुत बड़ा परिवार है भैया। तो ये बीजेपी के लिए डबल सेटबैक है। एक तरफ कानून व्यवस्था का सवाल बिहार को लेके है, वहां पर कानूनी जेब में है कि जब भैया भाई कोतवाल तो और डर का है, यहाँ सही है नहीं भैया है, लेकिन हालांकि उनकी वाइफ के नाम पे भी जमीनें हैं, बेनामी भी हैं, बेटे के नाम पे भाई भतीजा पोता पोती बहू। अरे संजय जी, प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो कांग्रेस कह रही है यहाँ पे तो खाने का काम बिल्कुल चल रहा है, चाहे वो चंदा चोरी का काम हो या मोहन यादव का। तो ये, और इंटरेस्टिंग बात कांग्रेस में ये चल पड़ी है, जो हल्ला वहाँ पे भी है एमपी में, कि जो विपक्ष का काम है वो बीजेपी के भीतर ही सारा किया जा रहा है। मतलब मोहन यादव की जो फाइल है वो बढ़ाने और उनका फाइल का क्रियाक्रम करने वाले बीजेपी के ही नेता हैं। और देखिए आयरनी कैसी है कि अभी कुछ ही दिन पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया था। मैं वही कहने वाला था कि ये हर जगह है, यानी तो चर्चा विभीषण हर जगह है, नहीं, हर घर में विभीषण है। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, सब मतलब कि या तो सीएम, फॉर्मर सीएम्स हैं, या सीएम मटेरियल हैं, या सचिव महासचिव रह चुके हैं। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज फेरिस्त, या सीएमआरथी भी हैं बहुत सारे लोग। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो जिक्र मैंने किया ही नहीं। हाँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जीतू पटवारी है। तो हम जीतू पटवारी से पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी इतनी सख्त और आप इतने मोहन यादव पे सॉफ्ट काहे हैं। तो हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि हमें तो गरिया रहे हैं सीएम, हम कहाँ सॉफ्ट हैं लगातार। पर ये बात चल पड़ी है कि मीनाक्षी नटराजन का काम करने वाले कांग्रेस के नेता भीतर से ही है, और यहाँ पे विपक्ष की जरूरत नहीं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर का काम करने वाले भीतर से ही आए। ऐश्वर्या से पूछ लीजिए, कुछ तो बम फोड़े। ये ज्यादा मक्खन जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है खाने के लिए, तो मक्खन अपनी गर्मी से पिघल जाता है, उसको बाहरी गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अपनी गर्मी से ही पिघल रहे हैं। ये जैसे मौसमी ने जो ऐसा नाम, नवनीत है, संत हृदय नवनीत समान, वो अपनी गर्मी से अंदर से पिघल जाते संजय हैं। जी, आप लच्छेदार भाषा बोलेंगे, ऐश्वर्या उसका लच्छेदार भाषा में जवाब दे देंगी, इनको घेर लीजिए आज। लेकिन सबसे बड़ी चीज पूछे। कि वो जितेंद्र ने तो बोला, डायरेक्ट सवाल पूछे। चंदा चोरी के मामले में तो ट्रस्ट के आदमी ने क्यों एफआईआर दर्ज कराई। यहाँ बड़ा सवाल ये कि एफआईआर कौन दर्ज कराएगा, जमीन वाले या जो अंदर खाने साजिश रच रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, कौन एफआईआर दर्ज कराएगा, और दर्ज होगी भी या नहीं। मुझे नहीं लगता एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन हाँ, मैं मौसमी की इस बात से इत्तेफाक एसआईटी बनेगी। नहीं, देखिए इत्तेफाक रखती हूँ कि ये सही है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये सुन रहे हैं कि ये ज़्यादा इंटरनल सैबोटाजिंग का केस लग रहा है एमपी के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हैं तो उतने ही बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुई, जो शक की सुई है, वो जा रही है कि ये इंटरनल है। जो दस्तावेज दिए गए हैं वो इंटरनली दिए गए हैं। सीएमओ का क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, रियल एस्टेट में फैमिली थी, जो कि एफिडेविट में है, ये मैंने चेक किया था उनका। अगर आप नामांकन पत्र देखेंगे उसके अंदर एक पॉइंट तक उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई रियल एस्टेट में थे, एसेट्स वगैरह मेंटेन किए हैं। उसके आगे फ़ोन कॉल्स दिल्ली से जा चुके हैं। मोहन यादव जी को जहाँ तक हमें समझ आता है फ़ोन कॉल गया भी था, वो इनफैक्ट एयरपोर्ट तक पहुँचे भी थे, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो दिल्ली नहीं आए। उनको दिल्ली फिर नहीं बुलाया गया, पहले बुलाया गया था फिर नहीं बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी तो मुझे डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके यहाँ से एक रिपोर्ट ज़रूर मंगवाई गई है। बीजेपी टॉप लीडरशिप ने एक रिपोर्ट मंगवाई है कि एग्जैक्टली हुआ क्या।
अब वो इंटरनल सैबोटाजिंग हो या वो लैंड का आपका जो खरीद फरोख्त है उसका दस्तावेज आप दें, लेकिन आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। तुमने जब ये बातें सुना रही थी तुम, तो अमित बहुत रहस्यमय अंदाज से हंस रहा है। आज पीयूष नहीं है तो ये बताओ आज पीयूष नहीं तो मिनी को दंड दो। कि वो जांच वांच जो भी कही जा रही है वो आई वॉश है या उससे कुछ नतीजा नहीं, निकलेगा? कुछ कहना चाह इस रहा- समंदर से नूर निकलेगा या नहीं? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़ी यूनिक पोजीशनिंग है मोहन यादव जी की। अंदर से कह रहे हैं कि इंटरनल सैबोटाज की बात है, और विपक्ष जिनको मौका ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए टारगेट करने के लिए पंचिंग बैग, वो करें नहीं नहीं जी, इनको गिराने की कोशिश हो रही है। चाहे इनके जीतू पटवारी पे हो कि सॉफ्ट जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में हो, या फिर बगल की राज्य से अखिलेश यादव हो। वो तो खुले में डिफेंस में उतर गए मोहन यादव के। कि वो क्योंकि तुम अखिलेश जी यादव, मोहन जी यादव, हाँ, और उससे ये आगे बीजेपी बढ़ का के कनेक्शन है। उससे आगे बढ़ के उन्होंने कह दिया कि ये तो बीजेपी चाहती है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, इसलिए इंटरनल सैबोटाज किया गया और उनके खिलाफ फाइल तैयार की जा रही है, उनको हटाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। मौसमी तो लार्जर अलायंस हो रहा है यहाँ पे। नहीं वो अमित इतनी बात कहने के बजाय सिर्फ एक वाक्य कहता तो भी सारी बात स्पष्ट, सब मिले हुए हैं जी। नहीं संजय जी, इसमें शायद बीजेपी ये भूल गई जब ये यादव कनेक्शन दिला रही थी, और मुझे अखिलेश यादव का स्पिन बहुत सियासी लगा। शायद इसकी वजह से मुझे एक सपा के नेता बोल रहे थे कि मोहन यादव की नौकरी बच गई, जो उन्हें स्पिन दे दिया कि बीजेपी के सीएम्स को हटाने के लिए ये पूरा किया जा रहा है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ऑपोजिशन भी ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये जितने नए सीएम हैं ये नॉन परफॉर्मर्स हैं बीजेपी के, और ये सिर्फ रबर स्टैम्प सीएम्स हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हों, यहाँ के हों, और उड़ीसा के सीएम का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। ठीक है, तो ये स्पिन जो अखिलेश यादव ने दिया, इससे कोई कह रहा था कि मोहन यादव की नौकरी बच गई, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हटाने की कोशिश हो रही है, और कह दो बीजेपी को कि इसको हटाओ, तो बीजेपी तो हटाएगी नहीं। उसमें बीजेपी ये भूल गई, जो यादव कनेक्शन वाली बात सोशल मीडिया पे चल पड़ी, कि मोहन यादव ने बाकायदा, और हमने कवर किया है वो रोड शो, मोहन यादव साहब ने बाकायदा बतौर सीएम चुनावों में प्रचार किया है, अमेठी में, आजमगढ़ में, और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही थी। अमेठी में भी प्रचार किया है, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी प्रचार किया है, ताकि जो यादव वोट है उसमें कुछ सेंधमारी बीजेपी कर सके। तो ऐसा नहीं है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, नहीं चले। अंटा मेरे आपको बाप का। संजय जी, तो आप संजय शर्मा हैं, मैं पालीवाल हूँ, ये जितिन बहादुर हैं, भारद्वाज हैं, सिंह हैं, तो ऐसा होता है ना भाई, आप किसी पार्टी में गए, वहाँ आपको एक और पालीवाल दिख गया, तो वो इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है ना, कि नहीं नहीं भाई ये तो हमारे भाई बंधु हैं, या कोई अगर आपके क्षेत्र से आता है तो आपको लगता है नहीं ये तो हमारे भाई बंधु हैं। तो ये जो अखिलेश जी ने शर्मा किया, में थोड़ा सा वो रहता है, क्या रहता वो है? सोचता पता नहीं भूमिहार होगा, वो सोचता पंडित होगा, वो लेकिन बात करेंगे ना आपको फेमिलैरिटी लगेगी कि नहीं भाई फेमिलैरिटी है, हमारे क्षेत्र से है, हमारी भाषा बोलते हैं। तो ये जो कोशिश आप यादव वाली बात बोल रही थी, ये है कहीं ना कहीं आपको एक वो कनेक्शन सा और वो दिखता है कि भाई कर लेते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में अब हम इसके आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो ये चर्चा चली, लेकिन अब जो सत्र है, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है 0 आवर, यानी जिसको जो मुद्दा उठाना है वो मुद्दा उठा दो। तो इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे या जाएंगे, बदले जाएंगे क्या, तो पंजाब को लेकर भी चर्चा है। तो अमित, क्या चर्चा है और क्या होने वाला वहां? पंजाब में कोई मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे हैं, भगवंत मान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी चुनाव जब तक हो रहा है, आम आदमी पार्टी उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर लेकर चलेगी। और यही नहीं, जो कैंपेन का फेज भी है पंजाब में, वो भगवंत मान ही है। अनलेस अंटिल की एकदम से आके नवंबर में कोई ऐसा विस्फोट हो जाए, अकाल तक बिल्कुल डिफाइंस में ऑर्डर दे दे कि गांव-गांव में उनको बाइकआउट किया जाए, तब हो सकता है पार्टी पे ऐसा प्रेशर आ जाए। लेकिन फिलहाल बहुत क्लियर कट इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, भगवंत मान के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात। नंबर 2 बात, अगर आप फेस हटाते हैं तो उससे क्या होगा? फेस हटाते हैं तो उससे एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि ब्लंडर कुछ हुआ था, और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते पंजाब ऐसे राज्य में, खासतौर पे जब ये
रिलीजियस सेंटिमेंट का मामला हो। एक और चीज़ अभी आने वाले 2-3 दिनों में होगी। मैं वहाँ पे लीडरशिप से तो आम आदमी पार्टी में मैंने बात की क्योंकि मेरा पंजाब से नाता पुराना है, रिपोर्टिंग के हिसाब से जाता आता रहा हूँ मैं। ये कौन सा पुराना नाता? मुझे भी लगा झारखंड से लेके पंजाब तक रिश्तेदारी है भैया। नहीं, इस पे तो एक पूर्व गवर्नर हो गए, वो मुझसे बकायदा 20 मिनट तक बहस करते रहते, ये कह के कि नो यू आर लाइंग टू मी, आप झारखंड से हो नहीं, आप पंजाब से हैं, आप पंजाब के सिख हैं, हो सकता है दिल्ली में आप जो है पले बड़े हैं, लेकिन आप हैं पंजाब के। खैर एनीवे, तो मैंने वहाँ गांव में भी जो मेरे पुराने संपर्क हैं, कोई टीचर, कोई किसान यूनियन का नेता, उन लोगों को फ़ोन किया तो वो लोग भी लार्जली यही कह रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी भगवंत मान की पॉपुलैरिटी बनी हुई है, और ये जो आरोप लगा है गुरु दुखी होने का, उन पे सैक्रिलेज का जो आरोप, बेअदबी का जो आरोप है, वो गांवों तक अभी उतना पेनिट्रेट नहीं किया। तो लोग 50% पे हैं कि हाँ 50% सोच रहे हैं कि भगवंत मान के साथ ही हैं, और 50% के मन में संशय, क्योंकि अकाल तख्त की तरफ से वो ऑर्डर गया है। तो एक वीडियो, एक 1.5 मिनट का वीडियो और एक 30 सेकंड का वीडियो है, वो अगले 2-3 दिनों में कोशिश है कि गांव तक, पिंड तक पहुंचा दिया जाए सबके व्हाट्सएप पे। उसमें क्या है कि एक मास्क दिख रहा है एक बंदे के हाथ में, एक आदमी के हाथ में, जो भगवंत मान जैसा चेहरा है। वो कल पीसी करके जो भगवंत मान ने पीसी में जो वीडियो दिखाया था, उसी का एक अंश है। एक फ्रॉडस्टर जिसको बोला भगवंत मान ने, वो कैसे मास्क, सिलिकन का मास्क बनवा के वो पहन के घूम रहा है, तो वो वाला वीडियो है और एक ओवरऑल वीडियो है। लेकिन इसमें एक चूक हुई है इन लोगों से। मैं बात कर रहा था नेताओं से, नेता कह रहे थे कि हमने जो 3 अलग अलग डिफेंस लिया ना, उसने गाड़ी थोड़ी डमाडोल कर दी कि पहले आपने एआई बोल दिया जाके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर बोला कि मैं नहीं हूँ, आप कहीं चेक करा लो जाके, और फिर ये गुड़गांव वाला जो विवाद शुरू हुआ, उससे काडर का कॉन्फिडेंस डोल गया, डाउन हुआ है। फिर इसके बाद ये वीडियो आया। और मजे की बात, इसमें जो आम आदमी पार्टी का इंटरनल सिस्टम या पंजाब पुलिस जिसको एक्टिव रोल दिखाना था, क्योंकि उनके सूबे के वो हेड हैं, वहाँ चुक हुई। 6 दिन पुराना वीडियो है जो भेजा जा रहा है अभी। 6 दिन पहले कनाडा में बैठे हुए एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाला था, ये बोलते हुए कि मुझे धमकी आ रही है, और उसने पूरा कच्चा चिट्ठा डाला था कि ये देखो टिकटॉक पे वीडियो डाली हुई है भगवंत मान की, और 6 दिन तक आप ढूंढ नहीं पाए उस वीडियो को, जबकि उधर वायरल था। तो डिफेंस में डिले, और जो पैनिक मोड में जो आपने डिफेंस लिया, उसकी वजह से ये जो कॉन्क्रीट आपका जवाब हो सकता था, उस पर थोड़ा ट्रस्ट का इशू आ गया है। तो वो कितना पेनिट्रेट करता है और कितना काउंटर, मतलब आप उभर पाते हैं इससे, ये 2-3 दिन में पता चलेगा। रैपिड फायर में तुम्हारे पास क्या है शून्यकाल में उठाने के लिए? शय और मात के खेल में आम आदमी पार्टी जानी जाती थी कि बहुत ही अच्छी प्रचारक है और अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेती है। उसी खेल में मात खा रही है। खैर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे पास कुछ 2-3 बड़ी खबरें हैं, कुछ मेरी बीट से हैं, विपक्ष हम कवर करते हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो पूरब से लेके पश्चिम तक, संजय जी, बड़े बदलाव मतलब संगठन में हर प्रदेश में होने वाले हैं। उसकी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। सबसे पहले तो पंजाब की होगी, लेकिन पंजाब के साथ साथ बिहार का भी अध्यक्ष और इंचार्ज बदल सकता है। आपको याद होगा कि पूरा जब चुनाव हुआ और उसके बाद किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, मतलब अध्यक्ष या इंचार्ज को हटाया नहीं गया बिहार से, इतने ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी। तो बिहार में बदलाव है, छत्तीसगढ़ में बदलाव है, झारखंड में बदलाव है, और इधर राजस्थान में बदलाव है। सचिन पायलट को भूमिका मिल सकती है एक बड़ी। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, उनको इधर राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है ताकि सरकार को और अच्छी तरीके से राजस्थान में घेरा जाए। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जाति समीकरण बिठाने के लिए, हालांकि अजय राय को कुछ हामी भरी गई है, लेकिन जातिगत समीकरण बिठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीडीए का मसला अखिलेश उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी पार्टी के भीतर ये है कि दलित मायावती के पास जाएगा तो किस तरीके से राहुल गांधी की संविधान की किताब को दोबारा रिवाइव किया जाए और एक दलित चेहरे को
साधा जाए, ताकि मतलब राहुल गांधी कम से कम, एक नेता कहता है कि राहुल गांधी के नाम पे ही दलित आएगा, लेकिन फिर भी उनको एक अपॉइंटमेंट तो करनी पड़ेगी किसी को नेतृत्व में, तो वो हो सकता है। और दूसरा कि मॉनसून सत्र में सीटिंग अरेंजमेंट बदलने वाला है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की करीबियां बढ़ने वाली हैं, स्पीकर ऑफिस अब लगा है सारी खेमेबंदी में, या ये कह लीजिए बाड़े बंदी में, क्योंकि टीएमसी एक साथ नहीं बैठेंगे, घमासान हो जाएगा महाभारत। टीएमसी के बागी, शिवसेना यूबीटी के लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, डीएमके कांग्रेस का चेहरा नहीं देखना चाहती है, तो वो पूरी गणित फिर से रीड्रॉ हो रही है। ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है जो कैबिनेट रिशफल की हम इतनी बातचीत कर रहे हैं उसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जी का जो पद है उसमें आपको कुछ एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। जो नाम आप सुन रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो नाम उस पद के लिए हैं, मुझे लगता है कि और कुछ अंदर खाने चल रहा है, और अगर वैसा होता है तो फिर वो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा, और वो एक्चुअली बीजेपी आगे किस तरीके से बढ़ेगी। और इनहेरिटेंस की जो एक बातचीत चल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई 75-75, तो कहीं ना कहीं वो एक क्लैरिटी मुझे लगता है आपको कैबिनेट के अंदर इसने ऐसा सुर्रा छोड़ा है जिसके आप जो अर्थ लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आज जितेंद्र बताओ। नहीं, ये जलेबी बना के चली गई भाई। क्या जलेबी बनाई नहीं, है? इन्होंने तो जलेबी बनाया। हमारे पास सीधे सीधे एक खबर है, बहुत बड़ी खबर। अरे बताओ। बताइए। वो खबर ये है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनडीए के ही एक सांसद मंत्री हैं, वो भविष्यवक्ता हैं, रामदास अठावले। पार्लियामेंट में हमने और आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है। जब भी निकलते हैं मकर द्वार से तो कुछ ना कुछ एकदम चौंकाने वाली बात करते हैं। पीएम के सामने खड़े होते हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, क्योंकि वो वैसे भी पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं कि जहाँ जिसकी सरकार बन रही होती है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस बार देखना है कि उनकी भविष्यवाणी कितनी सही होती, क्योंकि इससे पहले भी जो उन्होंने कहा, चाहे वो शिंदे के बारे में कहा हो कि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, फडणवीस के बारे में उन्होंने कहा था, या फिर बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही, उनकी भविष्यवाणी 90% सही हुई है। इस बार देखो क्या होता है। और मेरे पास खबर ये है कि अगले महीने यानी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिल सकते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी पहले से थी, जो 2 जज जून में रिटायर हो चुके हैं, हो रहे। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो 38 नई जजों की कुल संख्या स्वीकृत की थी सरकार ने, वो पूरे होने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। अभी तक मैक्सिमम 37 जज थे, अब लेकिन 38 पूरे हो सकते हैं। तो बस इंतजार है कॉलेजियम की सिफारिशों का, और कॉलेजियम की सिफारिश सरकार कितनी जल्दी मानती है। तो ये पहला ही दफा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की पूरी संख्या यानी कोरम पूरा हो जाएगा, यानी सारी सीटें भर जाएंगी। तो बस इंतजार कीजिए। और अगला साल तो है ही 2027, जिसमें देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाली है, जस्टिस नागरत्ना के रूप में। तो अब क्या नाम है उनका? जस्टिस बीवी नागरत्ना। इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे हैं अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस इंगल गोपई सीतारमैया वेंकटरमैया। ये तो बहुत गर्व। यस, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए। और उनका कार्यकाल सबसे बहुत कम समय का रहेगा, 36 दिनों का। लेकिन कम से कम एक है कि देश की जन्मपत्री में एक और इजाफा होगा, शुरुआत हो जाएगी। हाँ संजय जी, मैं कहती ये सब लोग का अपॉइंटमेंट से पहले के बाद सब लोग जाएंगे फिर से लंदन बैडमिंटन खेलने। नहीं, बैडमिंटन वाला तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बैडमिंटन वाले में ये था कि इंटरनेशनल एक बैडमिंटन एसोसिएशन है ज्यूरिस्ट लोगों का, जजों का, तो उसमें उन्होंने बैडमिंटन का आयोजन किया था। तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जज गए थे, क्योंकि वो पहले भी बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बाकी ये जो वीडियो चलाया गया, उस वीडियो में सच्चाई नहीं थी, जिसका खंडन किया गया। क्योंकि वो यहाँ पर दिल्ली में एक आयोजन था जिसमें अर्जुन राम मेघवाल और चीफ जस्टिस बैडमिंटन के शॉट्स आजमाने, वो वीडियो लगा दिया था, और वो कहीं से भी वो वीडियो वहां का नहीं था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा, हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे इनवाइट था, ना मैं वहां गया। मैं लंदन में जरूर था, लेकिन मैं वहां पर एक दूसरे कार्यक्रम के लिए वहां इन्वाइट था, तो वहां गया था। वहां पर हमने वो किया, लेकिन इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलिए, बढ़िया, आपने फैक्ट चेक कर दिया। तो लोगों ने जो बैडमिंटन के कॉक होती है जिसको चिड़िया बोलते हैं, वो चिड़िया उड़ाते रहे लोग। चलिए,
और अब हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, जहां जिसका इंतज़ार हम लोगों को रहता है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड रहता है कि आप लोग हमारे को कितने नंबर दे रहे हैं। तो मैं अब हमारे दर्शकों की प्रतिक्रिया आपके सामने पढ़ता हूँ, शेयर करता हूँ। सबसे पहले रोहन ने लिखा है कि वेटेड सो मच particularly for this episode. You all are awesome. Listening to you guys is a stress buster. Thank you रोहन। आयुष ने लिखा है कि आप सभी को पटना से प्रणाम। मौसमी जी, आपकी वापसी बहुत अच्छी रही। मौसमी जी कोटा से कोरिया तक घूम के आई हैं। नहीं, कोरिया से कोटा तक। ये एपिसोड भी बेहद शानदार रहा। अनमोल जी ने तो एपिसोड में 4 चांद लगा दिए। पिछली बार जब वे आए थे तब उन्होंने छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बेहतरीन बातें रखी थी, और इस बार राजनीति पर भी उनकी बातें काफ़ी सटीक रहीं। वाह, उन्हें शो का नियमित हिस्सा बनाने पर विचार करना चाहिए। आप सभी को इस शानदार एपिसोड के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित शाह ने लिखा है, द शो इज़ फुल ऑन इनसाइट ऑन बिहाइंड द सीन्स इंडियन पॉलिटिशियन सिनेरियो। माई सजेशन इज इफ यू कैन हैव वन ऑल स्टार रिपोर्टर्स डे when you have all your reporters together, not just 5। वाह, पूरी टीम रिपोर्टरों का पूरा इनको आकाश चैनल बंद कर दे क्या? मतलब भैया चैनल और एपिसोड 5 घंटा लंबा। Also if you have और time, अंकित सर पकड़ेगा अपना। also if you have time, you should make it twice a week as political scenario are fast changing. But anyways, hats off of the entire team. Great job to all. Good luck. ये तो सही बोले कि पॉलिटिकल सिनेरियोज आर फास्ट चेंजिंग। अमित कुमार ने लिखा है, इस एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप सभी दर्शकों तक सही, सटीक और निष्पक्ष समाचार पहुंचाते हैं। इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मुझे केवल आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग हमेशा इस भरोसे पर खरे उतरेंगे और किसी भी कॉरपोरेट सोच को बिना जांचे परखे सच साबित नहीं होने देंगे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अनमोल ने कहा था कि ये कॉरपोरेट दुनिया है जहां लोग अक्सर अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग इस सोच से ऊपर उठकर सच्चाई और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। धन्यवाद। सुन रहे हैं लोग। मानवेंद्र सिंह ने लिखा है कि ये जो आप लोगों की बतकही है सच में बहुत गजब है। यहाँ जो राजनीतिक कहानियाँ जिस ढंग से सुनने को मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलती। एक शायरी लिखी है रिपोर्टर्स अफेयर के परिवार के लिए। जी, स्वागत है आपकी शायरी का। 5 रिपोर्टर, 5 नजरिए और अनेक किस्सों का खजाना। वाह वाह वाह। रिपोर्टर्स अफेयर देखते ही राजनीति समझना हो जाता है सुहाना। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। वाह मानवेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही पैनी निगाह रखिए और हम लोगों को बताते रहिए, ऐसे ही शायर बनते रहिए। संजय सर का असर पड़ रहा है ऑडियंस पे। अब जो संभव गोयल ने लिखा है वो बिल्कुल पीयूष की तारीफ में है। पीयूष की तारीफ हम ही पढ़ दे रहे हैं। पीयूष, देखिए इतना हम नहीं जलते आपसे, आपकी तारीफ पढ़ दे रहे हैं हम। देखिए संभव ने लिखा है, पीयूष इज प्लीज 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 रीड माई कमेंट वंस एंड कन्वे माई लाइकिंग फॉर पीयूष। पढ़ दिया। देखिए, नो मैटर हु जॉइन्स द शो बट नो वन कैन आउटशाइन दिस क्यूटी पीयूष। पीयूष फेशियल करा के आते हैं भाई, एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर डीप इंसाइट्स अबाउट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। तो ये एक कमेंट पीयूष के नाम। पवन कुमार ने लिखा है, नमस्कार सभी को। मैम, नाइजीरिया के अलावा हमारा मोजाम्बिक भी बहुत सुंदर देश है। ROA का एक और मज़ेदार एपिसोड सुनने को मिला। पीयूष जी और ऐश्वर्या मैम के पास बीजेपी की खबरें लगभग 100% सही होती हैं। आज पीयूष जी और मैम ने जो बातें कही अक्सर अगले हफ्ते बीजेपी की तरफ से वही होता हुआ दिखाई देता है। असली मौसम वैज्ञानिक तो यही लोग हैं। तभी तो सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पवन जी हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इनका टास्क बढ़वाने चाहिए फिर। क्या? जितने हमारे विदेश वाले दर्शक हैं उनको हम लोग कहते हैं कि 5 लोगों को कम से कम लिंक भेजिए। इनको इतना एक्यूरेट जानकारी मिल रहा है तो 10 लोगों को फॉरवर्ड करना। ये अच्छा आइडिया। अजय कुमार ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या हो रहा है इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। तुम्हें देबा हो एकदम बहुत है। हाँ, अभी कहिए तो अभी दे देते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ इस विषय पर चर्चा करें। बाकी सभी विषयों पर आप लोग निष्पक्ष चर्चा करते हैं। मौसमी जी का वापसी पर स्वागत है।
पत्रकारिता के विद्यार्थियों को आपके इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी का बार बार धन्यवाद। मनु ने कुछ लिखा है। हाँ, मनु का हम पढ़ देते हैं। तो मनु ने बेंगलुरु से लिखा है, ऑलवेज वेट फॉर द शो, आई सी एवरी सैटरडे ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया, बीजेपी इज इन न्यूज एंड मेक्स other parties cross vote, but in Karnataka Congress made BJP cross voting. I want to know how BJP is seeing in Delhi, how BJP is viewing this in Delhi. Okay, please speak about it in the next episode. ठीक है, अगले एपिसोड में बात करेंगे। कपिल जी का आप पढ़ दीजिए। कपिल यादव ने लिखा है कि ऐश्वर्या दी और मौसमी दी सच में परिवार हो गया है। आरओए का परिवार। आपको नमस्ते मौसमी दी। आप पिछले कई कार्यक्रमों में नहीं थी, इसलिए मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। पिछले कार्यक्रम में मेरा कमेंट शामिल करने के लिए धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में भी आपका कमेंट शामिल हो गया है। सपा वाले मुद्दे पर मैं इतना कहना चाहता हूं, जैसा पीयूष भैया बता रहे थे, सपा के 5 सांसद तो खुद उनके परिवार से हैं और 4 सांसद मुस्लिम हैं। ये वही मुस्लिम सांसद हैं जिनके चेहरों को आगे कर भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना नैरेटिव बनाती है। इन सांसदों के अलावा 5 सांसद ऐसे हैं जो सैफई परिवार के बहुत करीब माने जाते हैं, इसलिए सपा को तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोग मेरे परिवार जैसे हैं। आप सभी को नमस्ते। दिल्ली आने पर आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आप ज़रूर मिलिए, हमें भी बड़ी खुशी होगी। और एक लाइन इसमें कह दो संजय जी। हाँ। कपिल जी को जो है पूरी वो आश्वस्त हो जाएंगे। सपा के धर्मेंद्र यादव कह रहे थे कि मौसमी जी एक भी सांसद हमारा कहीं नहीं जाएगा, एक भी, चाहे जितनी जुग्गत कर ले। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। नहीं, हाँ। तो साहब, फेविकोल का जोड़ तो आपका और हमारा भी है। कार्यक्रम अब यहाँ पर हम पूरा करते हैं, अगले एपिसोड में नए विषयों के साथ। एक जोड़ की बात जो होने वाली है उसको तो आपने बताई नहीं, चर्चा की नहीं। अच्छा ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अंकित ने बहुत कोशिश की चॉप करने की। ये सिर्फ वहां के लिए नहीं, हमारे अपने घर में भी फेविकोल का एक जोड़ होने वाला है। अच्छा, अगले एपिसोड में अंकित, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि इनका भी फेविकोल का जोड़ होने वाला है। विवाह होने वाला है हमारी तरफ से, और हम अपने सारे दर्शकों की तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। 6 जुलाई को ये पराये होने वाले हैं, यानी हमारे साथ तो रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि तुम सेना में रहोगे लेकिन हमारे आदमी बन के, तो अभी उनके आदमी बन के हमारे बीच रहेंगे। तो ये कार्यक्रम यहीं पूरा करते हैं। अगले हफ्ते इनके फोन पे निर्देशों के साथ हम रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, नए विषयों के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते। रिपोर्टर्स ऑफ